तो चलो भैया करते हैं पूरा बजट का बचा हुआ पार्ट। और आज जो स्टार्ट कर रहे हैं हम कर रहे हैं वो स्टेजेस इन इनेक्टमेंट ऑफ बजट। बजट को इनेक्ट करने में यानी बजट को लागू जब हम करते हैं उसमें कौन कौन सी स्टेज का पालन किया जाता है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये आ गया भैया स्टेजेस इन इनेक्टमेंट। यानी बजट जो होता है ना, बजट वो ऐसे नहीं होता कि भाई साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी लेके आई और पास हो गया, ऐसा नहीं होता। उसमें कुछ प्रक्रियाएं फॉलो की जाती है। वो कौन कौन सी होती है, देखो स्टेप बाय स्टेप होता है ये। तो ये सारी स्टेप याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहली स्टेप में क्या होता है, पहली स्टेप में होता है बजट का प्रेजेंटेशन। यानी जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी है वो बजट को लेके आएगी और बजट को लेके आके वो प्रेजेंट करेगी उसको लोकसभा में। बजट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोकसभा में ही होता है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर की जो आती है स्टेज, दूसरे नंबर की स्टेज पे क्या होता है, दूसरे नंबर की स्टेज पे उस पर जनरल डिस्कशन होता है। जनरल डिस्कशन, देखो ध्यान देना भैया, जनरल डिस्कशन का मतलब सच में ये जनरल होता है, स्पेसिफिक डिस्कशन नहीं होता ये। यानी सिर्फ ऊपर से मोटा मोटी तौर पे हम बातचीत करते हैं बजट के बारे में, कैसा बजट है क्या नहीं है, जनरल बात करते हैं। नॉर्मल नहीं बोलते कि हम जनरल बात कर रहे हैं, वैसे जनरल बात हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे होता है स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज, है ना। स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज ये क्या होता है, देखो बजट यहाँ पे आया, ये बजट लेके आई कौन, निर्मला जी, फाइनेंस मिनिस्टर। वो पार्लियामेंट में लाके उन्होंने बजट स्पीच अपनी पढ़ी, बजट स्पीच जो होती है बजट स्पीच वो पढ़ी। उसके बाद उस पर जनरल डिस्कशन होगा, जीडी होगा, जनरल डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन नहीं, जनरल डिस्कशन होगा। फिर क्या होगा, अलग अलग कमेटी बनी रहती है, डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी बनी रहती है, उनको ये बजट भेज दिया जाएगा। कमेटी बहुत सारी होती है, उनमें अलग अलग आदमी बैठे रहते हैं, उनके पास बजट चल जाएगा, फिर वो उस पर एकदम डिटेल में उसका एनालिसिस बैठ के करेंगे, है ना। पार्लियामेंट में नहीं है अब ये कमेटी के पास चला गया तो कमेटी उस पर डिटेल में एनालिसिस करेगी। फिर कमेटी एनालिसिस करके अपनी रिपोर्ट वापस पार्लियामेंट को भेज देगी। वो रिपोर्ट पार्लियामेंट के पास आ जाएगी। फिर पार्लियामेंट में जितने भी एमपी लोग बैठे हैं, ये छोटे छोटे जो एमपी लोग बैठे हैं, ये उस जो कमेटी ने एनालिसिस किया और उसके ऊपर वो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, वो समझेंगे उसको, और उसके बाद में वोटिंग चालू होगी। अब ये सिस्टम क्यों किया हुआ है, क्योंकि भाई पार्लियामेंट में जो एमपी बैठते हैं, अब तुमको पता है भारत में समस्या ये है कि अधिकतर नेता जो लोग जो होते हैं अनपढ़ गंवार होते हैं, है ना। अनपढ़ गंवार होते हैं या फिर उनको फाइनेंस की इतनी नॉलेज होती भी नहीं है। फाइनेंस क्योंकि बजट तुम और हम जो लोग बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी अगर बजट को पढ़ेंगे तो भाई उनको भी समझ में नहीं आता, तो इन एमपीओ को तो क्या समझ में आएगा। तो इसलिए वो कमेटी जो उसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके उसको डिटेल में एनालिसिस करके अलग अलग छोटी छोटी बातें उसकी निकाल के बाहर उसकी रिपोर्ट बना देती है। और पार्लियामेंट में एमपीओ से अपेक्षा की जाती है कि वो उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, हालांकि मुझे नहीं लगता पढ़ते होंगे, लेकिन अपेक्षा ये की जाती है। फिर वो रिपोर्ट पढ़ लेंगे तो ये समझ में आ गया होगा उनके कि बजट में क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ, क्या क्या प्रोविजन है, उसके हिसाब से फिर वोटिंग करवाई जाएगी डिमांड फॉर ग्रांट्स पे कि भाई अब आपने समझ लिया, कमेटी ने आपको एग्जामिन करके रिपोर्ट दे दी, आपको समझ में आ गया बजट में क्या है, अब वोटिंग करो, अब हाँ या ना बोलो, कौन कौन सी डिमांड में आपको हाँ बोलना है या फिर ना बोलना है। वोटिंग होने के बाद में अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा। अप्रोप्रिएशन बिल हमने दो चीज पढ़ी थी, एक तो होता है फाइनेंस बिल, FB, फेसबुक नहीं, ये फाइनेंस बिल है, और एक AP होता है, अप्रोप्रिएशन बिल AB होता है। फाइनेंस बिल में तो होता है रिसिप्ट का लेखा जोखा, है ना। देखो कहीं पे जगह बच रही है, ये रही। फाइनेंस बिल जो होता है इसमें तो रिसिप्ट का लेखा जोखा होता है, यानी पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स कितना लगाएंगे, कहाँ से पैसा सरकार के पास आएगा। और अप्रोप्रिएशन बिल जो होता है इसमें होता है एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा कि भाई कितने पैसे हमको चाहिए, कितने पैसे हम निकालेंगे पार्लियामेंट से खर्चा करने के लिए। तो पहले अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, पहले खर्चे वाला बिल पास होता है, उसके बाद में फाइनेंस बिल पास होता है। देखो यही है कि भाई यहाँ पहले अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, उसके बाद में फाइनेंस बिल पास होगा। तो ये जो पूरी की पूरी स्टेप है ये आपको एकदम ध्यान रखनी पड़ेगी। ये चीज़ ध्यान रख के ही आप एग्जाम पास करवाओ, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है इस चीज़ का कि भैया ये स्टेज है बजट की, तो इनको 1 2 3 4 में आप सेट करो। तो सबसे पहले बजट का प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद उस पर जर्नल डिस्कशन होगा, उसके बाद डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज़ के पास बजट जाएगा, उसके बाद वोटिंग होगी डिमांड फॉर ग्रांट्स की, उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा और फिर फाइनेंस बिल पास होगा। ये सारा काम एक दिन में नहीं हो जाता, इसको बहुत टाइम लगता है। इसीलिए क्या होता है, जब प्रेजेंट होता है ना बिल और फिर जनरल डिस्कशन उस पर हो जाता है, उसके बाद पार्लियामेंट को जो है स्थगित कर दिया जाता है कि भाई अब डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी के पास बजट जाएगा, वो उस पर चेक करेगी, रिपोर्ट बनाएगी, टाइम लगेगा उसमें। तो कुछ दिनों के लिए पार्लियामेंट स्थगित हो जाती है और फिर जब रिपोर्ट आ जाती है तो फिर ये यहाँ पे वोटिंग फॉर डिमांड फॉर ग्रांट होता है और अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल पास होता है, ठीक है। ये सिस्टम है। अब पहली चीज़ देखते हैं हम प्रेजेंटेशन ऑफ बजट कि भाई साहब जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो अपने थैले में, जो आजकल तो भाई खाते में लेके आने लग गए, बजट लेके आ रही है और उसको प्रेजेंट करिए पार्लियामेंट को। तो उसमें क्या क्या होता है चलो देखते हैं। अब पहले क्या हुआ करता था, पहले के ज़माने में बजट जो है ना वो फरवरी के लास्ट दिन प्रेजेंट किया जाता था। मान लो ये फरवरी है, इसके 28 फरवरी को लास्ट दिन हो गया, इसको पेश किया जाता। अब क्योंकि तुमको पता है इतने काम होते हैं, डिस्कशन होता है, फिर डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज उस पर एनालिसिस करती है, फिर डिमांड फॉर ग्रांट पे वोटिंग होती है, फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, फिर फाइनेंस बिल पास होता है, तो बहुत टाइम लग जाता था। तो फरवरी में जो अगर बजट लास्ट फरवरी के लास्ट दिन को पेश किया जा रहा था, उसके बाद वो पास होते होते उसको अप्रैल मई तक का चला जाता था, मतलब अप्रैल और मई,
यानी अगले फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता था, अगला फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता था, तब तक बजट पास नहीं होता था। तो बजट जब तक पास नहीं होगा तब तक क्या होगा, सरकार के पास पैसा नहीं आएगा, क्योंकि बजट पास करा के आप पैसा ले सकते हो। अब नया फाइनेंशियल ईयर तो अप्रैल से स्टार्ट हो गया, लेकिन बजट तो आपका अप्रैल को भी पास नहीं हो रहा, अप्रैल को भी आगे अप्रैल में जाके पास हो रहा है, तो फिर पैसा सरकार कैसे लेगी? तो उसके लिए क्या सिस्टम क्या होता है, देखो कि भाई साहब ये देखो, ये अप्रैल को नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, ठीक है, अप्रैल को, यहाँ पे है फरवरी, इसके बीच में आता है मार्च। अब फरवरी के लास्ट दिन को आप प्रेजेंट कर रहे हो तो मार्च में पास नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि डिस्कशन विस्कशन में टाइम लग जाता है, तो वो पास होते होते वो अप्रैल के आगे चला जाता। अब क्योंकि यहाँ पे नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया तो सरकार को यहाँ पे अनुमति चाहिए, भैया पैसा ऐसे आप नहीं ले सकते, पैसा ऐसे आप सरकारी फंड से नहीं ले सकते, आपको कुछ ना कुछ चाहिए। तो बजट पास हो जाता तब तो पैसा मिल जाता, लेकिन यहाँ तो बजट पास ही नहीं हुआ, तो फिर पैसा कैसे लेंगे? तो इसके लिए एक चीज बनाई गई, उसको क्या बनाया गया, वोट ऑन अकाउंट, ये चीज बनाएगी, ठीक है। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है कि भैया यहाँ पे हम कुछ पैसा आपको टेम्परेरीली दे देंगे, टेम्परेरीली दे देंगे, ताकि बजट जब तक पास नहीं हो तब तक आप अपना खर्चा चला सको। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे पास होता है, लेकिन आजकल उसकी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि पहले फरवरी के लास्ट दिन को बजट पेश किया जाता था, आजकल फरवरी के पहले दिन को किया जाने लग गया। तो एक महीना आपके पास ये बच गया, एक महीना मार्च का बच गया, तो अप्रैल आते आते बजट लगभग लगभग पास हो जाता है, इसलिए वोट ऑन अकाउंट की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, है ना। और चलो देखते हैं, वोट ऑन अकाउंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। बजट डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट, हम देखते हैं अब ऊपर से कि भाई कैसे कैसे बजट प्रेजेंटेशन किया जाता है। बजट का प्रेजेंटेशन जो है, कन्वेंशनली द बजट वाज प्रेजेंटेड ऑन लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, यानी पहले क्या हुआ करता था कि लास्ट वर्किंग डे होता था फरवरी का, उसको बजट पेश किया जाता था। लास्ट वर्किंग डे का मतलब क्या हो गया कि फरवरी का जो अंतिम दिन है, उस अंतिम दिन को बजट जो है पेश किया जाता था, ठीक है। उसके बाद में 2017 से क्या किया गया, 2017 से जो है 2017 से बजट पहले दिन फरवरी के पेश किया जाने लगा। कब किया जाने लगा? पहले दिन, पहले लास्ट में किया जाता था, अब पहले दिन किया जाने लगा। तो उससे हुआ क्या कि जब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा अप्रैल में नया फाइनेंशियल स्टार्ट होगा, तो फरवरी के पहले दिन कर रहे हैं, तो फरवरी का पूरा महीना मिल गया अपने को, और मार्च का पूरा महीना मिल गया अपने को, तो फरवरी अप्रैल आते आते बजट पूरा अपना पास हो जाएगा, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट पेश करती है, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सबको ही पता है, बच्चों को भी पता है इस बात का। और उसके अलावा द बजट में भी प्रेजेंटेड इन 2 और मोर पार्ट्स, यानी बजट जरूरी नहीं है एक ही पार्ट में प्रेजेंट करे, 2 या 2 से अधिक पार्ट में भी किया जा सकता है, लेकिन लगभग नॉर्मली फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो एक ही पार्ट में बजट जो है प्रस्तुत कर देती है ना। हाँ, उसके बाद में आगे देखते हैं, ईच पार्ट इज ट्रीटेड एज इफ दे वर कंप्लीट बजट, यानी प्रत्येक पार्ट को ऐसा माना जाता है कि वो कंप्लीट बजट होगा। डिस्कशन ऑन द बजट टेक्स प्लेस ऑन द डे ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन, आगे लिखा हुआ नो, यानी कि जब बजट पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, तो उस दिन कोई डिस्कशन नहीं होता, उस दिन केवल और केवल फाइनेंस मिनिस्टर ही अपनी बातें बोलती है कि भाई देखो ये बजट है, ऐसा बजट हमने बनाया है और ये बजट हम बना के और पेश कर रहे हैं, देख लो इसको, पढ़ लो आराम से, ठीक है। डिस्कशन उस टाइम पे नहीं होता। फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट थ्रू ए स्पीच नोन एज बजट स्पीच, तो बजट जब पेश करती है फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसके टाइम पे वो एक स्पीच देती है जिसको बोलते हैं बजट स्पीच, ठीक है। आफ्टर प्रेजेंटेशन इन लोकसभा द बजट इज लेड बिफोर राज्यसभा, यानी लोकसभा में प्रेजेंट कर दिया, उसके बाद राज्यसभा को भेज देंगे। राज्यसभा के पास कोई पावर है नहीं, भाई साहब आप हाँ करो या ना करो, 14 दिन में तो वैसे भी पास मान लिया जाएगा। तो राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस द बजट, राज्यसभा बजट पे केवल डिस्कशन कर सकती है, पास वास करने का उसका कोई भी सिस्टम है नहीं, ठीक है। और द राज्यसभा हैज़ नो पावर टू वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट पे वोट करने का पावर केवल और केवल लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। चलो आगे देखते हैं, इसको साफ कर दूं क्या मैं, गंदगी हो रही थोड़ी सी, और भाई साफ हो जा, नहीं हो रहा कोई बात नहीं। देखो, बजट डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट, यानी बजट अब जो है फाइनेंस मिनिस्टर लेके आ गई और लेके आके वो प्रेजेंट कर रही है पार्लियामेंट में। तो सबसे पहले लेके आएगी बजट स्पीच देगी, निर्मला जी आके बोलती है, आप देखते होगे जब बजट पेश होता है तो। उसके बाद में क्या क्या जो है पेश किए जाते हैं लोकसभा में। बजट के साथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक ही डॉक्यूमेंट नहीं होता, बजट बहुत लंबे चौड़े बहुत सारे डॉक्यूमेंट का एक पूरा ग्रुप होता है। तो पहले तो बजट स्पीच देती है जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो। उसके बाद में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जिसको हम बजट बोलते हैं प्यार से, वो पेश किया जाता है। उसके बाद डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है वो पेश की जाती है। अप्रोप्रिएशन बिल पेश किया जाता है, फाइनेंस बिल पेश किया जाता है। ये तो हो गए बजट के पार्ट सारे, ठीक है। फिर हमने एक कानून बनाया था, उसको बोलते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, है ना, FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये कानून हमने क्यों बनाया था कि सरकार बहुत सारा खर्चा करती थी, है ना, बहुत फालतू खर्चा भी करने लग गई थी। तो इससे क्या होता था, हमारा घाटा
जो राजकोषीय घाटा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। तो एक ऐसा कानून बनाया गया, उसमें बोला गया कि भाई आप खर्चा करो तो सोच समझ के करो, ऐसे आलतू फालतू हर कुछ खर्चा मत करो। तो उस कानून के अंतर्गत 3 स्टेटमेंट बताए गए कि ये स्टेटमेंट भी अब बजट के साथ में पेश करने पड़ेंगे। तो वो कौन कौन से स्टेटमेंट थे? एक तो था मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, इनके नाम याद करने पड़ेंगे तुमको, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एक तो पेश किया जाता है एफआरबीएम एक्ट के हिसाब से, ध्यान रखना ये 3 स्टेटमेंट एफआरबीएम एक्ट की वजह से पेश किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, और तीसरा है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। तो देखो 2 स्टेटमेंट में तो फिस्कल पॉलिसी लिखा हुआ है, फिस्कल पॉलिसी लिखा हुआ है, और एक में मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान कैसे रखेंगे इसको कि भाई एक तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है, एक फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट है, और एक मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट है ना। ये याद ना, मैक्रो एफपीएसएस एमटीएफपीएस, ये याद कर लेना, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट जो प्रेस किए जाते हैं, ये किसके वजह से किए जाते हैं? ये किए जाते हैं एफआरबीएम एक्ट की वजह से, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट की वजह से, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अगला जो डॉक्यूमेंट पेश करती है फाइनेंस मिनिस्टर, वो करती है एक्सपेंडिचर बजट, यानी कि भाई कितना खर्चा हम करेंगे और वो खर्चा किस किस चीज़ पे करेंगे, उसका भी सारा डिटेल में कच्चा चिट्ठा पार्लियामेंट के सामने पेश करना पड़ता है। उसके बाद में रिसिप्ट बजट पेश किया जाता है, यानी कि खर्चा तो करेंगे लेकिन खर्चा करेंगे कहाँ से? कहीं ना कहीं से कमाई होगी तभी तो करेंगे ना, तो उसके लिए रिसिप्ट बजट पेश किया जाता है। और उसके बाद में एक्सपेंडिचर प्रोफाइल पेश की जाती है, यानी एक्सपेंडिचर होगी उसकी प्रोफाइल क्या होगी वो भी सारा हम पेश करते हैं, ठीक है। उसके बाद में पेश जो किया जाता है वो किया जाता है मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन इन द फाइनेंस बिल, यानी फाइनेंस बिल में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन होंगे जो हो सकता है थोड़े टिपिकल हो, थोड़े कठिन हो, तो एक मेमोरेंडम पेश किया जाता है कि वो एक्सप्लेन करता है उन प्रोविजन को, उनका पूरा व्याख्या करता है कि भाई क्या प्रोविजन है, क्या इसका कारण है, क्या इसका मतलब है, सब कुछ वो करता है। फिर एक समरी बजट की पेश की जाती है, यानी बजट एट ए ग्लेंस, यानी किसी के पास टाइम कम हो कि भाई सब पूरा बजट नहीं पढ़ पाए तो आप ऊपर ऊपर से देखना चाहते हो तो बजट एट ए ग्लेंस को आप देख सकते हो। उसके बाद में आउटकम बजट पेश किया जाता है। आउटकम बजट जो होता है वो बोलता है कि भाई आप जो खर्चा कर रहे हो, आप जो कमाई लेके आ रहे हो, उसका जो खर्चा कर रहे हो, उसका आउटकम क्या निकलेगा, उसका परिणाम क्या निकलेगा, क्योंकि खर्चा तो आप बहुत कर दोगे लेकिन उसका कोई परिणाम ही नहीं निकले तो वो क्या काम का। तो वो आउटकम बजट में सारा परिणाम उसका दिया होता है कि कितना हम खर्चा करेंगे उससे क्या क्या हमारा आउटकम निकल के आएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है बजट के साथ में पेश किए जाते हैं, इनको रट लेना, रटना पड़ेगा, कोई भी इसका वो नहीं है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एफआरबीएम वाला, ये ध्यान रखना। ये एफआरबीएम के हिसाब से 3 स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट और मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, ये 3 स्टेटमेंट एफआरबीएम एक्ट के हिसाब से पेश किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक सर्वे की। तो देखो बजट तो आता ही आता है, बजट के एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले, लगभग एक या उससे 1-2 दिन पहले जो है एक इकोनॉमिक सर्वे इश्यू किया जाता है। इस इकोनॉमिक सर्वे में जो पिछली साल थी ना, जो पिछली साल थी, बजट से जस्ट पिछली जो साल थी, उसके बारे में बताया जाता है कि उसमें हमने क्या क्या किया, क्या क्या हमने उसमें उपलब्धि हासिल की, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, कहाँ कहाँ से पैसा आया, पूरा डिटेल में एकदम बढ़िया तरीके से एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जो कि बड़ा ही फैंसी होता है, एकदम चार्ट वार्ट डायग्राम वायग्राम सब कुछ दिए जाते हैं। एग्जाम में इकोनॉमिक सर्वे से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो वो पेश किया जाता है किसके द्वारा? इकोनॉमिक सर्वे वॉज प्रेजेंटेड अलोंग विद बजट, बजट के साथ में पहले पेश किया जाता है, लेकिन बाद में क्या किया कि बजट से एक दिन पहले किया जाने लगा। एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में इट इज प्रेजेंटेड 1 डे और फ्यू डे बिफोर द बजट, यानी कि बजट से एक दिन पहले या फिर कुछ दिन पहले पेश कर दिया जाता है इकोनॉमिक सर्वे। कौन पेश करता है इकोनॉमिक सर्वे को? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है, ठीक है। और ये क्या है, इंडिकेट करता है स्टेटस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, यानी हमारी इकोनॉमी जो है, हमारे भारत की इकोनॉमी कहाँ जा रही है उसके बारे में सब कुछ बताता है। कितना हमने एक्सपोर्ट किया, कितना हमने इंपोर्ट किया, कितना हमारा डेफिसिट था, कितनी रेवेन्यू हमारे कौन कौन से हेड से आई, कहाँ कहाँ हमने खर्चा किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था, इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना था, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था, सारे के सारे जो है हमारी जीडीपी कितनी थी, वो सब कुछ एकदम चार्ट वार्ट लगा के एकदम मस्त बनाया जाता है इकोनॉमिक सर्वे, वो पेश किया जाता है बजट से एक दिन पहले, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं हम जनरल डिस्कशन की। हमने देखा था कि बजट की स्पीच जो फाइनेंस मिनिस्टर देती है, बजट की स्पीच जो देती है उसके बाद में जनरल डिस्कशन होता है, तो उस जनरल डिस्कशन के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। चलो, जनरल डिस्कशन ऑन द बजट बिगिंस ए फ्यू डेज आफ्टर प्रेजेंटेशन, यानी कि बजट जिस दिन प्रेजेंट किया जाता है उस दिन तो नो डिस्कशन होगा, कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। लिखा हुआ है कि बजट जिस दिन पेश किया जाएगा उस दिन कोई डिस्कशन नहीं होगा, उस दिन केवल और केवल फाइनेंस मिनिस्टर ही बोलेगी और कोई नहीं बोलेगा। उसके थोड़े दिन बाद में उस पर जनरल डिस्कशन स्टार्ट होता है। इट टेक्स प्लेस इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जनरल डिस्कशन जो होता है वो लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में होता है, ध्यान रखना। राज्यसभा डिस्कस कर सकती है बजट को, लेकिन राज्यसभा उस पर वोट नहीं कर सकती, डिमांड फॉर ग्रांट पे वोट नहीं कर सकती, डिस्कस तो कर सकती है। तो जनरल डिस्कशन कहाँ पे होगा? कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम लिखेंगे कि दोनों में होगा, राज्यसभा में भी होगा और लोकसभा में भी होगा। द लोकसभा में डिस्कस द बजट एज ए होल एनी क्वेश्चन ऑफ द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन इट, यानी कि आप तो पूरा का पूरा बजट को डिस्कस कर लो या फिर उसमें एक आध क्यों क्वेश्चन उस पर डिस्कशन कर लो। जनरल डिस्कशन होगा, डिटेल डिस्कशन अभी नहीं होगा, क्योंकि डिटेल डिस्कशन जब हम वोट फॉर डिमांड फॉर ग्रांट करेंगे उसमें होगा, ठीक है। नो कट मोशन कैन बी मूव ड्यूरिंग दिस स्टेज। कट मोशन क्या होता है अभी हम देखेंगे आगे जाके। यानी कट मोशन का मतलब, कट का मतलब होता है काटना, काटने का मतलब क्या कि भाई कोई पैसा आपने मांगा, ठीक है, किसी चीज के लिए, उसको लोकसभा बोल रही है कि भाई नहीं इतना नहीं देंगे, काटेंगे आपका पैसा थोड़ा बहुत, है ना, तो वो कट मोशन होते हैं। लेकिन जनरल डिस्कशन के टाइम पे कट मोशन पेश नहीं किए जाते। वो कब किए जाते हैं? जब हम वोटिंग फॉर डिमांड फॉर ग्रांट करते हैं ना,
वोट फॉर डिमांड फॉर ग्रांट। ये जब हम करते हैं तब हम कट मोशन पेश करते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन जनरल डिस्कशन के टाइम पे कोई भी कट मोशन पेश नहीं किया जा सकता। द बजट इज नॉट पुट टू वोट एट दिस स्टेज, यानी जनरल डिस्कशन में केवल डिस्कशन होता है, वोटिंग तो अभी होगी नहीं। जब बजट पेश किया जाएगा सबसे पहले बजट स्पीच होगी, उसके बाद जनरल डिस्कशन होगा, उसके पास डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी के पास में वो जाएगा, उसके बाद में वोट फॉर डिमांड फॉर ग्रांट होगी, वहां पे वोटिंग होगी, ठीक है। द फाइनेंस मिनिस्टर हैज द राइट टू रिप्लाई एट द एंड ऑफ डिस्कशन, यानी डिस्कशन जब पूरा होगा तो फाइनेंस मिनिस्टर के पास ये राइट है, ये अधिकार है कि वो रिप्लाई दे सकती है उस डिस्कशन पे, कोई भी सवाल उठाया जाए उस पर, ये अधिकार है, दायित्व नहीं है उसका। रिप्लाई देना जरूरी नहीं है, दे सकती है चाहे तो, है ना, जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम तीसरी स्टेज जो बजट की है कि बजट पेश किया गया, स्पीच दे दी फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसके बाद में जनरल डिस्कशन हो गया, अब वो जाएगा डिपार्टमेंट रिलेटेड स्क्रूटनी कमिटीज के पास में, है ना। तो ये लिखा हुआ है भाई साहब कि आफ्टर जनरल डिस्कशन बोथ हाउसेज आर एडजॉर्न फॉर 3 to 4 वीक, यानी 3 से 4 सप्ताह के लिए दोनों हाउसेज को एडजॉर्न कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एडजॉर्न करने के टाइम पे वो बजट भेज जाता है डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज के पास में, डीआरसी के पास में, और वो डीआरसी सारे के सारे उस बजट का एकदम डिटेल में एनालिसिस करती है। कितनी हमारे पास डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, 24 है, 24 कमेटीज है, 24 कमेटीज बजट के उनके हिसाब से जो उनके लिए जरूरी चीजें उन पे वो ध्यान देती है, ठीक है। ईच कमेटी एग्जामिन्स डिमांड रिलेटेड टू इट्स कंसर्न मिनिस्ट्री, हर मिनिस्ट्री की एक कमेटी होती है, जैसे मान लो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसकी अलग कमेटी है, ठीक है। और जो इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री है, ठीक है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, उसकी अलग मिनिस्ट्री होती है, हेल्थ की अलग मिनिस्ट्री होती है, तो उनकी कमेटी भी अलग होती है। तो हर कमेटी अपनी मिनिस्ट्री से रिलेटेड, यानी हेल्थ वाली कमेटी क्या करेगी कि स्वास्थ्य के ऊपर जितना खर्चा मांगा गया, जितनी कमाई के सारा सिस्टम बजट में पेश किया गया, उस पर वो एनालिसिस करेगी, बाकी चीजें नहीं देखेगी। रोड वाली किस पे करेगी, रोड वाली अपनी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की जो डिमांड है उन पे वो रोड वाली कमेटी सारी देखेगी। तो जिस मिनिस्ट्री से जुड़ेटेड कमेटी है, जिस मिनिस्ट्री से रिलेटेड कमेटी है, वो उसी पे सिर्फ अपना डिस्कशन करेगी, उसी पे ध्यान देगी, ठीक है। द कमेटी डिस्कस द डिमांड इन डिटेल, जो भी डिमांड दी हुई है, जो भी पैसा मांगा गया है, उसको डिटेल में कमेटी एग्जामिन करती है और उसको डिटेल में उसको डिस्कस करती है और उस पर रिपोर्ट अपनी बनाती है। रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द कमेटी, कमेटी या फिर रिपोर्ट बना के देती है, किसको देती है, पार्लियामेंट को, ठीक है। द रिपोर्ट्स आर सबमिटेड टू बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, देखो इन डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास में नहीं जाती है, ये ध्यान रखना, इनकी रिपोर्ट जाती है बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के पास भी जाती है और राज्यसभा के पास भी जाती है, ठीक है। द स्टैंडिंग कमेटी सिस्टम वॉज एस्टेब्लिश इन 1993, 1993 में ये जो स्टैंडिंग कमेटी का सिस्टम है 1993 में एस्टेब्लिश किया गया था और 2004 में इसको और बढ़ाया गया था। द सिस्टम इंश्योर्स डिटेल्ड क्लोज एंड कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर मिनिस्ट्री, यानी ये डिटेल में और कॉम्प्रिहेंसिव यानी विस्तृत रूप से एग्जामिन करती है पूरी की पूरी डिमांड को, एक एक डिमांड को विस्तृत रूप से एग्जामिनेशन उनका किया जाता है। लेकिन इनका टाइम फिक्स होता है, 3 से 4 सप्ताह इनको मिलते हैं, उतने में जो आप कर सको वो कर लो, नहीं कर सकते तो दे दो रिपोर्ट, बाकी गए भाड़ में, ठीक है। वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, अब देखो कमेटी के पास गया, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट को भेज दी, लोकसभा राज्यसभा को भेज दी। अब डिमांड फॉर ग्रांट पे वोटिंग होगी, यानी कितने पैसे किस चीज़ को देने हैं उसके ऊपर वोटिंग की जाएगी, लोग हाँ या ना बोलेंगे। तो वोटिंग कहाँ होती है, केवल और केवल लोकसभा में, राज्यसभा में वोटिंग हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, हमने बहुत बार पढ़ लिया, डिमांड फॉर ग्रांट पे राज्यसभा वोट कर ही नहीं सकती। वोटिंग इज बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर वोटिंग की जाती है, हालांकि मुझे लगता नहीं एमपी जो इनको पढ़ते होंगे पता ही नहीं क्या होता है। डिमांड्स आर प्रेजेंटेड मिनिस्ट्री वाइज, यानी हर मिनिस्ट्री की डिमांड अलग अलग प्रेजेंट की जाती है, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री के अलग हो गए, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अलग हो गए, हेल्थ मिनिस्ट्री के अलग हो गए, डिमांड प्रेजेंट की जाएगी, उस पर वोट कराया जाएगा, हाँ बोलेंगे तो पास हो जाएगी, ना बोलेंगे तो पास नहीं होगी, ठीक है। ए डिमांड बिकम्स अ ग्रांट आफ्टर इट इज ड्यूली वोटेड, यानी डिमांड पहले तो हम बोलेंगे डिमांड यानी हम मांग कर रहे हैं भाई कि हमको इतना पैसा दे दो, हम मांग कर रहे हैं कि हमको इतना पैसा दे दो, इस काम के लिए हमें इतना पैसा चाहिए। जब उस मांग पे हाँ भर देंगे लोग तो फिर वो ग्रांट बन जाएगी। तो पहले वो डिमांड रहती है, वोट हो जाता है उस पर, तो फिर वो ग्रांट बन जाती है, ठीक है। ओके उसके बाद में वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट इज एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ द लोकसभा, डिमांड फॉर ग्रांट पे जो है वोट करना एक्सक्लूसिव प्रिविलेज होता है लोकसभा का, यानी केवल लोकसभा ही डिमांड फॉर ग्रांट पे वोट कर सकती है, उसके अलावा कोई वोट नहीं कर सकता। द राज्यसभा हैज नो वोटिंग पावर इन दिस स्टेज, राज्यसभा को डिमांड फॉर ग्रांट पे वोट करने का कोई पावर नहीं होता, ये हम 1000 बार पढ़ चुके, लाख बार पढ़ चुके। वोटिंग अप्लाइज ओनली टू द वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट, यानी बजट का सिर्फ वोटेबल पार्ट पे वोटिंग होती है। अभी हमने पढ़ा था ना कुछ चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं बजट में, चार्ज जिन पे वोटिंग नहीं हो सकती, तो वो नॉन वोटेबल पार्ट होता है ना, उस पर वोट नहीं होगा, केवल वोटेबल पार्ट पे वोट होगा, यानी जो चार्ज के अलावा एक्सपेंडिचर है केवल उन्हीं पे वोट किया जाएगा। एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज नॉन वोटेड बट डिस्कस, इन पे केवल चार्ज एक्सपेंडिचर पे केवल डिस्कशन किया जाता है, इन पे वोटिंग नहीं की जाती।
ईच डिमांड इज वोटेड सेपरेटली, हर डिमांड जो आप मांग कर रहे हो, हर पैसे की आप जो मांग कर रहे हो उस पर सेपरेट वोटिंग की जाएगी, एक साथ वोट नहीं किया जाता है। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन डिस्कस द बजट इन डिटेल ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई बजट जब फाइनेंस मिनिस्टर पेश करती है तब तो उसके बाद जनरल डिस्कशन होता है उस पर, लेकिन यहाँ पे वोटिंग फॉर डिमांड फॉर ग्रांट की स्टेज पे इसमें डिटेल डिस्कशन बजट पे हो सकता है, एक एक चीज पे डिटेल डिस्कशन किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कट मोशन की। कट मोशन का मतलब होता है काटना, कट का मतलब काटना, कट मोशन का मतलब कि सरकार ने जितना पैसा मांगा, लोकसभा बोलेगी हम इतना पैसा नहीं देंगे, हम इसको काटेंगे, कम करेंगे, आप फालतू खर्चा कर रहे हो, इतना खर्चा आपको नहीं मिलेगा। तो कई टाइप के कट मोशन होते हैं, उन कट मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट में मूव मोशन टू रिड्यूस द डिमांड फॉर ग्रांट। कौन मोशन कर सकता है मूव डिमांड फॉर ग्रांट को कम करने के लिए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी कौन? लोकसभा का मेंबर, क्योंकि राज्यसभा को तो पावर ही नहीं ना भाई, राज्यसभा को तो इस पर पावर ही नहीं है। सच मोशन आर कॉल्ड कट मोशन। देयर आर 3 टाइप ऑफ कट मोशन। तीन प्रकार के कट मोशन होते हैं, 3 तरीके से काट सकते हैं डिमांड को। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पॉलिसी कट मोशन। देखो अब समझना, इन कट मोशन को ढंग से समझ लें, इनमें बहुत सारा लोगों के डाउट रहता है कि कट मोशन कौन सा क्या होता है, समझ में नहीं आता लोगों को। तो हम पॉलिसी कट मोशन की बात करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि भाई आपने जो पॉलिसी लेके आए, मतलब आप पैसा मांग रहे हो, सरकार पैसा मांग रही है, अब सरकार पैसा ऐसे तो मांगेगी नहीं कि गोवा घूम के आना है उसके लिए पैसा दे दो, कोई ना कोई पॉलिसी बना के लाई होगी ना कि भाई इस पॉलिसी के लिए हमें पैसा खर्च करना है, इसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो अगर लोकसभा उस पॉलिसी को ही गलत बताती है कि भाई आपकी पॉलिसी बेकार है, ये पैसा तो आपको मिलना ही नहीं चाहिए, तो वो क्या करेंगे? वो पॉलिसी कट मोशन इश्यू करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है कि ये जो आपने जितना ही पैसा मांगा, मान लो 10,000 करोड़ रुपए मांगे सरकार ने कोई भी पॉलिसी के लिए, उसको बोलेंगे भाई 10,000 करोड़ नहीं मिलेंगे, 1 रुपया मिलेगा। अब 1 रुपया देना एक तरीके से बेइज्जती करना है ना, कि 1 रुपया मिलेगा, तुम्हारी पॉलिसी को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, बकवास पॉलिसी, 1 रुपया मिलेगा, नहीं मिलेगा 10,000 करोड़ रुपए। तो वही लिखा हुआ है, एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी अंडरलाइंग द डिमांड। यानी डिमांड के लिए तुम्हारी जो पॉलिसी है, जिस पॉलिसी के लिए तुम डिमांड कर रहे हो, उसी को बोलते हैं कि ये बेकार है, काम की नहीं है, बकवास है। ये क्या प्रपोज करता है पॉलिसी कट मोशन? कि भाई जो डिमांड है उसको रिड्यूस कर दो 1 रुपए तक, यानी 1 रुपया बना दो उसको, 1 रुपया देंगे तुम्हारे को, चिल्लर देंगे तुमको, नहीं मिलेगा पैसा। ऐसी पॉलिसी कट मोशन में बोला जाता है। मेंबर्स में सजेस्ट एन अल्टरनेटिव पॉलिसी। जो इस पॉलिसी कट मोशन को मूव करता है वो कोई अल्टरनेटिव पॉलिसी भी सजेस्ट कर सकता है कि भाई आपकी पॉलिसी तो बेकार है, ये वाली पॉलिसी आप काम में लो। तो पॉलिसी कट मोशन में ध्यान रखना क्या होता है कि वो डिसअप्रूव करते हैं किसको? पॉलिसी को, है ना, जो डिमांड की पॉलिसी है उसी को डिसअप्रूव करते हैं, 1 रुपए तक कम कर देते हैं डिमांड को कि भाई सिर्फ 1 रुपया मिलेगा और नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना इस चीज को, ये मेन चीजें हैं जो पॉलिसी कट मोशन अगर आएगा कभी क्वेश्चन में तो उसके ऑप्शन में ये चीजें लिखी जाएगी। ठीक है, अगला है इकोनॉमी कट मोशन। इकोनॉमी कट मोशन कौन सा मोशन है? इकोनॉमी कट मोशन। इकोनॉमी कट मोशन का मतलब होता है, इकोनॉमी बोलते हैं मितव्ययता को। इकोनॉमी यहाँ पे हमारी अर्थव्यवस्था को नहीं बोल रहे, अर्थव्यवस्था को भी इकोनॉमी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका अर्थ है मित व्ययता। मित व्ययता का मतलब कि भाई खर्चा उतना ही करो जितनी आवश्यकता है, फालतू का खर्चा मत करो, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक कट मोशन। तो ये मोशन भी वैसा ही करता है। ये मोशन बोलता है कि भाई आप, कई लोगों को लग सकता है कि भाई मान लो 10,000 करोड़ रुपए सरकार मांग रही है, बोले भाई इतना पैसे की जरूरत ही नहीं है, ये काम तो 8,000 करोड़ में हो सकता है। तो इकोनॉमिक कट मोशन में क्या होगा कि वो बोलेंगे भाई 10,000 करोड़ को घटा के 8,000 करोड़ कर दो, यानी पैसा कम कर दो। ठीक है, तो वही बात है। इंडिकेट पॉसिबल इकोनॉमी इन प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर, यानी कि जो एक्सपेंडिचर प्रपोज किया, जो खर्चा प्रपोज किया गया, उसमें बोलते हैं भाई इतना आप कम कर सकते हो, उस खर्चे को, फालतू खर्चा मत करो, 10,000 करोड़ को 8,000 करोड़ कर दो। ठीक है, प्रोपोज रिडक्शन ऑन ऑफ डिमांड बाई स्पेसिफाइड अमाउंट, यानी जो डिमांड मांगी है आपने उसको स्पेसिफाइड अमाउंट यानी कुछ अमाउंट से रिड्यूस करने के लिए बोलता है ये मोशन कि भाई इतने से कम कर दो। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया 10,000 करोड़ को कम करके वो क्या बोल रहे हैं कि भाई इसको 8,000 करोड़ कर दो। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। रिडक्शन में भी लमसम रिडक्शन, ओमिशन और रिडक्शन ऑफ स्पेसिफिक आइटम। या तो हो सकती है पूरे की पूरी डिमांड में आपको बोलते हैं कि भाई 8,000 करोड़ कर दो पूरी डिमांड को, या फिर होता है स्पेसिफिक आइटम। जैसे मान लो क्या डिफेंस पे कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है, या फिर हेल्थ पे कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, हेल्थ पे एक्सपेंडिचर, रोड पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो हो सकता है ना इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। हेल्थ पे भी एक्सपेंडिचर करेंगे तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं कि मान लो अधिकारी नियुक्त करने हैं, कोई बड़े अधिकारी नियुक्त करने जिनकी बहुत बड़ी तनख्वाह है, बहुत सारी सैलरी उनको देनी है ना, ऐसा कुछ हेल्थ के बजट में आया है प्रपोजल, तो वो बोल सकते हैं कि भाई ये अधिकारियों को जरूरत ही नहीं है, पहले से अधिकारी हमारे पास इतना पैसा खर्च करने की जरूरत है, तो इसको हटा दो। तो वो स्पेसिफिक कंपोनेंट को भी, स्पेसिफिक आइटम को भी रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर लम सम डिमांड को भी रिड्यूस कर सकते हैं इकोनॉमिक कट मोशन में। समझ गए? उसके बाद में आता है टोकन कट मोशन। टोकन क्या होता है भाई? टोकन हमने पढ़ा कि जब भी हम बैग जमा कराते हैं, एग्जाम में देने जाते हो, बैग जमा कराते हो, ठीक है, तो आपको एक टोकन मिलता है। ठीक है, उस टोकन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, मतलब नहीं होता, उसका खुद की कोई वैल्यू है? टोकन की खुद की वैल्यू कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक साइन है कि आपने कुछ जमा कराया है, उसके लिए वो एक साइन है। टोकन की खुद की कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो उस तरीके से टोकन कट मोशन होता है। क्या होता है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रीवेंस को दिखाता है, यानी उस टोकन मोशन की कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि वो किसी ग्रीवेंस को दिखा रहा है। किसी ग्रीवेंस का मतलब होता है कि मतभेद,
कि भाई हमको आपका कोई चीज़ हमको अच्छी नहीं लग रही, उसके लिए हम टोकन कट मोशन लेके आ रहे हैं। द ग्रीवेंस मस्ट फॉल विद इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी ये जो मतभेद है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी में होना चाहिए, यानी कोई ऐसे काम से रिलेटेड होना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी औरत से, तुम्हारी लुगाई से तुम्हारे को समस्या है, तुम्हारी वाइफ से तुम्हारे को कोई गड़बड़ है, तुम्हारी लड़ाई हो रही है, उसको तुम थोड़ी टोकन कट मोशन में लेके आओगे क्योंकि तुम्हारी वाइफ से कोई गवर्नमेंट इंडिया का लेना देना नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिस चीज़ से लेना देना है उसी चीज़ पे कोई मतभेद है, किसी को कोई विचार में मतभेद है, तो उसके लिए टोकन कट मोशन लाया जा सकता है। इसमें क्या बोला जाता है कि डिमांड को भैया 100 रुपये से कम कर दो, 100 रुपये से कम कर दो। अब मान लो देखो, इसका मतलब यही है कि भाई डिमांड जो है बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट की होती है। सरकार 50-50 हज़ार करोड़ रुपए की डिमांड करती है। उस 50,000 करोड़ की डिमांड में आप बोल रहे हो 100 रुपये कम कर दो, तो कोई फर्क पड़ेगा कैसे? 100 रुपये कम करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे पैसा कम करवाना इसका मेन उद्देश्य नहीं है, यहाँ पे अपना मतभेद दिखाना। सरकार से आप फेवर में नहीं हो, सरकार के, आप सरकार से, आपका सरकार जो भी बोल रही है उसको आप नहीं मानते, उसको आप गलत मानते हो, सिर्फ आप अपना मतभेद दिखा रहे हो, तो इसलिए इसको टोकन कट मोशन बोला जाता है। वो उसी तरीके से जैसे बैग मेन चीज़ है, बैग मेन चीज़ है, आपको जो टोकन मिला वो मेन चीज़ नहीं होता एग्जाम में। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो मतभेद है, ग्रीवेंस है, वो मेन चीज़ है। यहाँ पे पैसे काट रहे हैं वो मेन चीज़ नहीं है। 100 रुपये काट रहे हैं, बस सिर्फ 100 रुपये काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ अपना मतभेद दिखाना है कि भाई हम तुम्हारे साथ एग्री नहीं करते, इसलिए हम टोकन कट मोशन हम लेके आ रहे हैं। तो 3 टाइप के हमने मोशन देखे, कौन कौन से होते हैं। एक तो था पॉलिसी कट मोशन, ठीक है, कि पॉलिसी खराब है तो पूरा का पूरा पैसा ही जो है इसका हटा दो, हम नहीं देंगे पैसा। दूसरा होता है इकोनॉमिक कट मोशन, कि भाई साहब आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, इसको थोड़ा कम करो। और तीसरा होता है टोकन कट मोशन, यानी कि हमको पैसा नहीं काटना है, लेकिन हमको कोई चीज़ पे आपसे नाराजगी है, तो उस नाराजगी को दिखाने के लिए हम बोल रहे हैं कि 100 रुपये कम कर दो भाई डिमांड में, ठीक है। तो 3 कट मोशन कौन से हो गए? पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन और टोकन कट मोशन। पीईटी, ध्यान रखना, पीईटी, पीईटी, हाँ पीईटी भी ठीक है, पीईटी 3 टाइप के मोशन होते हैं, समझ गए? हाँ। अब कट मोशन जो है वो एडमिशन उसका होने के लिए, यानी कट मोशन लेके तो आओगे, आप लेकर तो आओगे, लेकिन वो एडमिट होगा भी या नहीं, उसके लिए कुछ कंडीशन है। यानी उसको अलाउ करेंगे कि भाई इस पर डिस्कशन, क्योंकि मोशन लाना ही कुछ नहीं होता, मोशन तो लेके आ गए आप, लेकिन उस पर डिस्कशन भी तो होना चाहिए ना। डिस्कशन के लिए पहले वो एडमिट होना चाहिए कि हाँ भाई डिस्कशन के लिए स्वीकार कर रहे हैं। जो चेयरमैन होता है, जो लोकसभा का स्पीकर होता है, वो एडमिट करता है उसको। तो उसके लिए कुछ एक शर्तें हैं, वो अगर शर्तें पूरी करेगा तो ही उसको डिस्कशन के लिए लाया जाएगा, अदरवाइज उसको लाया नहीं जाएगा। तो वो शर्तें क्या है? पहली तो ये कि साहब मोशन जो है वो एक ही डिमांड से रिलेटेड होना चाहिए। आप एक मोशन में 50 डिमांडों को नहीं लेके आ सकते एक साथ, एक एक डिमांड के लिए आपको एक एक कट मोशन आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा एक क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए कि भाई कौन सी डिमांड के लिए आप क्या मोशन लेके आ रहे हो। तीसरा, इट मस्ट नॉट कंटेन आर्ग्यूमेंट और डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स, यानी कट मोशन आप ला रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ वहीं तक सीमित रहो, कि जैसे आप पॉलिसी कट मोशन ला रहे हो तो पॉलिसी तक सीमित रहो, जो भी बजट की पॉलिसी है। टोकन कट मोशन ले रहे हो तो आप अपना ग्रीवेंस तक सीमित रहो, या फिर आप इकोनॉमिक कट मोशन ले रहे हो तो आप उसकी मितव्ययता तक सीमित रहो। ऐसे नहीं कि आप किसी नेता के ऊपर कुछ गलत सलत बातें बोलने के लिए, उसको गालियां निकालने के लिए, उसको डिफेम करने के लिए, है ना, उसका मानहानि करने के लिए आप कुछ स्टेटमेंट बोलने के लिए मोशन ला रहे हो, कि जैसे आपका मोशन एक्सेप्ट हुआ आप खड़े होकर उसके खिलाफ हर कुछ बोलोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट मस्ट बी कन्फाइंड टू वन स्पेसिफिक मैटर, एक स्पेसिफिक मैटर, सिर्फ एक स्पेसिफिक मैटर के लिए ही कट मोशन लाया जा सकता है। ऐसा नहीं आप इधर से उधर से 5-10 मैटर आपने उठा लिए और हर कुछ बोल रहे हो, नहीं, आपको स्पष्ट बताना पड़ेगा कि आप किस एक स्पेसिफिक मैटर के लिए कट मोशन लाना चाहते हो, वो आपको बताना पड़ेगा। आप केवल उसी पे बोल पाओगे, तभी आपका वो मोशन जो है वो एक्सेप्ट होगा। इट मस्ट नॉट प्रपोज अमेंडमेंट और रिपील एग्जिस्टिंग लॉस, यानी कट मोशन में आप सिर्फ और सिर्फ बजट और बजट की डिमांड फॉर ग्रांट, इसी से रिलेटेड बात कर सकते हो। आप किसी जो ऑलरेडी कानून बना हुआ है उसको सुधारने में, उसको बदलने में, या फिर उस कानून को खत्म करने के बारे में नहीं बोल सकते। जैसे किसान लॉ आए थे, ठीक है। अब बजट की चर्चा चल रही है, आप वहां पे कट मोशन लेके आ गए, वहां पे आप बात करने लगे किसान लॉ की, भाई इसको हटाओ, तो आप ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप कट मोशन में केवल बजट और बजट में भी डिमांड फॉर ग्रांट से रिलेटेड ही आप चर्चा कर सकते हो, अदरवाइज आप चर्चा नहीं कर सकते, ठीक है। इट मस्ट कंसर्न ए मैटर प्राइमरली अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, आप कट मोशन में केवल उन्हीं मैटर की बात करोगे जो यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड। मान लो राजस्थान में कुछ हो रहा है, तो उसकी बात आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो स्टेट गवर्नमेंट का हिसाब किताब, आप स्टेट गवर्नमेंट का बजट जब आए तब आप बात करना उसके बारे में। यूनियन गवर्नमेंट के बजट में आप सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर्स की बात कर सकते हो, ठीक है। इट मस्ट नॉट रिलेट टू द चार्ज एक्सपेंडिचर, आपको पता है चार्ज एक्सपेंडिचर पे तो कोई कट किया ही नहीं जा सकता, कुछ काटा ही नहीं जा सकता, उस पर तो वोट ही नहीं होता। तो चार्ज एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कट मोशन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इट मस्ट नॉट रिलेट टू इट मस्ट नॉट रिलेट टू मैटर्स अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन, उन मामलों पे भी कट मोशन नहीं लाया जा सकता जो ऑलरेडी जुडिशियल कंसिडरेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लंबित मामले ऑलरेडी है, उनके ऊपर आप कट मोशन नहीं लेके आ सकते। इट मस्ट नॉट रेज ए क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, प्रिविलेज का क्वेश्चन आप नहीं उठा पाओगे, प्रिविलेज के क्वेश्चन के लिए अलग मोशन होता है, ये मोशन आप कट मोशन प्रिविलेज के क्वेश्चन के लिए नहीं लेके आ सकते हो। इट मस्ट नॉट रिवाइव डिस्कशन ऑलरेडी डिसाइडेड इन द सेम सेशन में कोई बात पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, आप उसके ऊपर फिर से कट मोशन लाओ कि भाई मैं नई बात बोलूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। जब उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था तभी बोल देते, आप अब क्यों बोल रहे हो, अब नहीं बोल सकते, ओके। जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है उसके ऊपर आप कट मोशन नहीं ला सकते। इट मस्ट नॉट रिलेट टू ए ट्राइबल मैटर, ट्राइबल मैटर क्या होता है कि कोई एकदम तुच्छ बात है,
तुच्छ बात है, उससे रिलेटेड कट मोशन नहीं होना चाहिए। बात चल रही है यहाँ पे भाई भारत के पूरे बजट की, 10-10 हज़ार, 15-15, 20-20 हज़ार करोड़ रुपए की, और आप बोलते हो कि मेरा फोन खो गया, मेरा फोन खो गया लोकसभा में और मिल रहा नहीं, आप उसके लिए कट मोशन लेके आ रहे हो, उसमें उस फोन की बात करते हो, तुच्छ बात है, एकदम टुच्ची बात है वो, उसके ऊपर आप चर्चा नहीं कर सकते कट मोशन में। इट मस्ट नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द कैरेक्टर और कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन। आप किसी आदमी के कैरेक्टर पे या कंडक्ट पे कट मोशन में कोई भी बात नहीं कर सकते। आपको एकदम स्ट्रिक्टली अपने डिमांड फॉर ग्रांट के लिए ही बात करनी होगी, उसके अलावा आप कोई भी बात नहीं कर सकते, ठीक है। इट मस्ट नॉट एंटिसिपेट अ मैटर ऑलरेडी शेड्यूल्ड फॉर कंसिडरेशन। कोई मैटर जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है कंसिडरेशन के लिए, यानी कि कोई मैटर है जिस पे पहले से बात करने के लिए पहले से टाइम वाइम निर्धारित हो चुका है, आप उसको उस पर कट मोशन नहीं ला सकते। वो जब उसका टाइम आएगा तब उस पर बात कर ली जाएगी। कट मोशन में आप वही ला सकते हो जो आपका एकदम यूनिक मैटर हो, ठीक है। उसके अलावा इट मस्ट नॉट रिलेट टू द मैटर्स पेंडिंग बिफोर स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल, अथॉरिटीज, कमीशन और कोर्ट फॉर इंक्वायरी। यानी कोई ट्रिब्यूनल के पास, कोई कमीशन के पास, कोई कोर्ट के पास कोई मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है जिसपे वो चर्चा कर रहे हैं, वो ट्रिब्यूनल, कोर्ट या फिर कमीशन, तो उसको भी आप कट मोशन में नहीं ला सकते हो, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, एक बार पढ़ लोगे तो आ जाएगी, जैसे एग्जाम में ऑप्शन आएगा आपको समझ में आ जाएगा ये। अब कट मोशन का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, महत्व क्या होता है उसका। तो महत्व ये होता है, देखो, फैसिलिटेट फोकस डिस्कशन ऑन स्पेसिफिक डिमांड फॉर ग्रांट। यानी कुछ डिमांड फॉर ग्रांट पे जिस पे कट मोशन लाया जाएगा तो उस पर अलग से विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो यह है उसका महत्व होता है कि विस्तृत चर्चा को वो संभव बनाता है स्पेसिफिक डिमांड फॉर ग्रांट पे। हेल्प इन स्क्रूटनाइजिंग द गवर्नमेंट एक्टिविटीज। गवर्नमेंट बहुत सारी एक्टिविटीज करती है, अब किसी पे ध्यान नहीं जाता लोगों का, लेकिन कट मोशन आएगा तो उस पर डिटेल में बात होगी, तो उसकी स्क्रूटनी होगी, उसकी जांच होगी एकदम ढंग तरीके से, ठीक है। अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो है एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ठीक है। तो उसमें जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि आप लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप ऐसे हर कुछ खर्चा नहीं कर सकते, लोकसभा को आपको जवाब देना होगा ना, कोई भी खर्चा कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, तो कट मोशन में उसी का जवाब सरकार देती है। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को ये क्या करता है, अपहोल्ड करता है। कट मोशन हैव लिमिटेड प्रैक्टिकल यूनिटी। प्रैक्टिकल यूटिलिटी जो है कट मोशन की लिमिटेड है। क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि देखो भाई, लोकसभा में सरकार किसकी होगी, जिसके पास बहुमत होगा, ठीक है, यानी जिसके पास मेजोरिटी होगी उसकी तो सरकार होगी, उसका तो प्रधानमंत्री होगा। अब आज की डेट में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के पास बहुमत है, तभी तो उसका प्रधानमंत्री है। अब बजट कौन लेके आती है, वही सरकार लेके आती है जिसका बहुमत होता है। तो भाई कट मोशन पास होने के लिए कम से कम ये तो होना पड़ेगा ना कि आपको उसके लिए मेजोरिटी चाहिए होगी। कट मोशन को पास करने के लिए आपको मेजोरिटी चाहिए होगी, मेजोरिटी के बिना थोड़ी पास होगा। लेकिन मेजोरिटी तो उस पार्टी के पास है जो बजट खुद लेके आ रही है। अब जो खुद बजट लेके आ रही है वो खुद के ही बजट की जो जो चीजें उसने मांगी है, खुद ही बजट में, मान लो निर्मला जी ने 10,000 करोड़ रुपए मांगे हैं, तो क्या बीजेपी खुद ही अपने मांगे हुए पैसों कम करेगी, कोई नहीं करेगी ना। और दूसरे कर पाएंगे कम, उसको बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि बीजेपी के पास मेजोरिटी, औरों के पास तो मेजोरिटी नहीं है। तो इसलिए कट मोशन प्रैक्टिकली कोई काम का नहीं होता, क्योंकि कभी ये पास हो ही नहीं पाता। और अगर ये गलती से पास हो जाए, तो भाई उसका क्या मतलब निकलेगा कि भाई आपके पास तो लोकसभा में मेजोरिटी थी, आपके पास तो बहुमत था, पास तो होना ही नहीं चाहिए था। अगर ये पास हो गया इसका मतलब आपके पास मेजोरिटी अब नहीं रही है। तो अगर कट मोशन कोई भी पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ जाता है, ठीक है, इस्तीफा देना पड़ जाता है, सरकार गिर जाती है। तो इसलिए कट मोशन लगभग कभी भी पास नहीं होता है। गवर्नमेंट यूजुअली डिफीट कट मोशन ड्यू टू मेजोरिटी सपोर्ट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी सपोर्ट होता है, इसलिए वो कट मोशन को डिफीट कर देती है, यानी कट मोशन कभी पास नहीं हो पाता। पासेज ऑफ अ कट मोशन इंडिकेट्स लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। यानी कभी गलती से अगर कट मोशन पास हो जाए तो उसका मतलब ये निकलता है कि लोकसभा ने जो सरकार ऑलरेडी बनी हुई है उसमें कॉन्फिडेंस खो दिया, सरकार के पास बहुमत नहीं है, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। सच पासेज में लीड टू रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर कट मोशन पास हो जाए तो गवर्नमेंट के रेजिग्नेशन देने की नौबत भी आ सकती है। अब अगली जो चीज़ है वह गुलोटिन। गुलोटिन का मतलब क्या होता है, गुलोटिन भाई हम नाम ऐसा खतरनाक रखा ना, ये क्या बताऊं। एक ऐसी मशीन होती थी गुलोटिन, देखो इस तरीके से कुछ होता था, यहाँ पे इसके ब्लेड लगी रहती थी, इसमें आदमी का सिर डालते थे और ऊपर से इस ब्लेड को छोड़ते थे और वो सिर एक झटके में कट के अलग हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे गुलोटिन का मतलब क्या है कि भाई हर चीज़ के लिए टाइम फिक्स है ना, हर चीज़ के लिए लोकसभा में टाइम फिक्स है। बजट पे जो डिमांड फॉर ग्रांट की वोटिंग होती है उसके लिए भी टाइम फिक्स है। अब फिक्स टाइम में जितना आपने डिस्कशन कर लिया होता ठीक है, टाइम खत्म हुआ तो फिर क्या बोलेंगे भाई, जितनी बाकी डिमांड है ना, जितनी बाकी डिमांड रह गई जो कि पास नहीं, जिनके ऊपर डिस्कशन नहीं कर पाया, उन सबको एक साथ इकट्ठा करेंगे और एक साथ पास मान लेंगे बिना डिस्कशन के। तो वही बात है, ऑन द लास्ट अलॉटेड डे, यानी कि अलॉटेड डे यानी अलॉटेड टाइम फिक्स होता है, उसके लास्ट दिन को स्पीकर पुट्स ऑल रिमेनिंग डिमांड टू वोट। यानी जितनी भी रिमेनिंग डिमांड रहेगी जो बच गई, जिन पर डिस्कशन नहीं हो पाया, उनको स्पीकर वोट के लिए सीधा एक साथ गुच्छा बना के डालता है कि भाई सारी डिमांड पे अब एक साथ वोट करो। दिस अप्लाइज इवन इफ डिमांड हैव नॉट बीन डिस्कस, चाहे डिमांड डिस्कस भी नहीं हो तभी भी उनको एक साथ डाल सकते हैं पास कराने के लिए। और इसी प्रोसेस को गुलोटिन बोलते हैं। एक साथ सारी डिमांड पास फिर हो जाती है, डिस्कशन उस पर बाद में नहीं किया जाता, ठीक है। अब बात करते हैं पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल। पासिंग ऑफ
अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल। अप्रोप्रिएशन बिल की बात मैंने बताई, जो खर्चा करना है उसके रिलेटेड जो बिल होता है उसको अप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं। फाइनेंस बिल जो होता है वो इनकम, सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा उससे रिलेटेड सारा फाइनेंस बिल होता है। पहले अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, उसके बाद फाइनेंस बिल पास होता है। ध्यान कैसे रखेंगे कि भाई इसमें ए है, ए पहले आता है तो अप्रोप्रिएशन बिल पहले आएगा। फाइनेंस बिल में एफ है, एफ बाद में आता है तो एफ बी यानी कि फाइनेंस बिल बाद में पास होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। क्या होता है अप्रोप्रिएशन बिल? कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट नो मनी शैल बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा हुआ है कि भाई साहब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ना, सीएफआई, उससे कोई भी पैसा निकाला नहीं जा सकता जब तक उसके लिए कोई कानून बना के आप पैसा निकालने की व्यवस्था ना करो। तो वही कानून होता है अप्रोप्रिएशन बिल, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए। पर्पज क्या होता है अप्रोप्रिएशन बिल का? पर्पज भी देख लेते चलो। An appropriation bill is introduced to authorize withdrawal of money from the consolidated fund of India। यानी कि CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है उससे पैसा निकालने को अथोराइज करने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है। इसके बिना पैसा निकाल ही नहीं सकती सरकार। इट प्रोवाइड्स फॉर अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू मीट, यानी कि किस चीज के लिए पैसा निकालने की ये सरकार को सहूलियत देता है। ग्रांट्स वोटेड बाय लोकसभा, यानी ग्रांट जो वोट कर लिया आपने, ग्रांट वोट कर ली, वोट में हाँ हो गया, हाँ होने के बाद भी पैसा नहीं निकाल सकते, आपको उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ेगा और फिर ही आप पैसा निकाल पाओगे। और दूसरा एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी जो चार्ज एक्सपेंडिचर है, नॉन वोटेबल जिनको एक्सपेंडिचर बोलते हैं हम, उनको निकालने के लिए, उनके लिए पैसा निकालने के लिए, और जो ग्रांट आपने वोट किया उसको पैसा निकालने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है। ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल की सबसे खास बात यह है कि अप्रोप्रिएशन बिल में कोई भी अमेंडमेंट मूव नहीं की जा सकती है। नॉर्मल बिल जो होता है ना, कोई भी बिल सरकार लेके आ रही है, नॉर्मल कोई भी सरकार बिल लेके आ रही है, सरकार कोई भी नॉर्मल बिल लेके आ रही है, तो उसमें बहुत सारे प्रोविजन होते हैं। 1 प्रोविजन, 2 प्रोविजन, 3 प्रोविजन, 4 प्रोविजन, 5 प्रोविजन, 6 प्रोविजन। जब इस बिल को लाया जाता है तो इस पर डिस्कशन होता है। डिस्कशन के टाइम पे कोई भी मेंबर एक आध प्रोविजन को खत्म करने के लिए अपना जो है अमेंडमेंट का मोशन जो है मूव कर सकता है। ठीक है भाई, इस प्रोविजन में हमको समस्या लग रही है, इसको हटाओ। लेकिन अप्रोप्रिएशन बिल में अमेंडमेंट मूव नहीं की जा सकती। ध्यान रखना इस चीज को, अप्रोप्रिएशन बिल में अमेंडमेंट मूव नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि अप्रोप्रिएशन बिल उन वोट फॉर डिमांड फॉर ग्रांट को पास करने के लिए ही आ रहा है जिन पे ऑलरेडी वोटिंग हो चुकी है ना। आपने डिमांड करी, डिमांड पे वोट हुई और वो ग्रांट बन गई। अब जब पहले ही पूरा डिस्कशन हो चुका तो दोबारा भाई अमेंडमेंट क्यों आपको हम मूव करने देंगे? नहीं करने देंगे बिल्कुल भी। तो इसीलिए अप्रोप्रिएशन बिल में कोई भी अमेंडमेंट मूव नहीं की जा सकती। नो अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट दैट वेरीज द अमाउंट ऑफ एनी ग्रांट वोटेड बाय द लोकसभा। यानी कोई भी ऐसी अमेंडमेंट मूव नहीं की जा सकती जो कि ऑलरेडी लोकसभा ने जिन डिमांड पे ग्रांट वोट कर दी है उनको चेंज करे। ऐसी कोई भी अमेंडमेंट मूव नहीं की जा सकती। अल्टर्स द डेस्टिनेशन ऑफ एनी ग्रांट वोटेड, यानी कोई भी ग्रांट वोट की गई है उसका डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब क्या होगा कि मान लो अस्पताल बनाने के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ की ग्रांट को वोट करवाया और वो पास हो गई। ठीक है, अब आप ऐसी अमेंडमेंट नहीं ला सकते कि भाई ये 1 लाख करोड़ जो अस्पताल बनाने के लिए पास हुआ है इसको अस्पताल मत बनाओ, इसकी स्कूल बना दो। तो डेस्टिनेशन आपने बदल दिया ना इसका। ये पैसे जाने वाले थे अस्पताल में, अस्पताल था इसका डेस्टिनेशन, लेकिन आपने उसका डेस्टिनेशन स्कूल बना दिया। तो आप ऐसी भी अमेंडमेंट नहीं लेके आ सकते हो अप्रोप्रिएशन बिल में। ठीक है, और तीसरी, वेर इज द अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी जो चार्ज एक्सपेंडिचर है उस पर तो भाई साहब रोक लगी हुई है ना। चार्ज एक्सपेंडिचर पे तो आप वोट ही नहीं कर सकते, तो उसका अमाउंट भी आप वेरी नहीं करा सकते, उसका अमाउंट भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो 3 चीज ध्यान रखना, 3 टाइप की अमेंडमेंट कभी भी अप्रोप्रिएशन बिल में नहीं आ सकती। पहली वो जो कि डिमांड फॉर ग्रांट वोटेड की है लोकसभा ने उसको चेंज करे। दूसरा, किसी भी ग्रांट का डेस्टिनेशन चेंज करे, या फिर चार्ज एक्सपेंडिचर का अमाउंट को चेंज करे। ऐसा कोई भी अमेंडमेंट अलाउ नहीं है अप्रोप्रिएशन बिल में। अब जब अप्रोप्रिएशन बिल आता है ए बी अप्रोप्रिएशन बिल आएगा, लोकसभा में आएगा, लोकसभा उसको पास कर देगी, तो ये बन जाएगा अप्रोप्रिएशन एक्ट ए। ठीक है, तो ये अप्रोप्रिएशन एक्ट कब बन जाएगा? जब ये पास हो जाएगा। पहले पास होने से पहले इसको बिल बोलते हैं, उसके बाद इसको एक्ट बोलेंगे। आफ्टर द पासेज बाय पार्लियामेंट एंड असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट द अप्रोप्रिएशन बिल बिकम्स अप्रोप्रिएशन एक्ट। यानी पार्लियामेंट ने पास किया और प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर अपनी साइन कर दिए, तो फिर वो अप्रोप्रिएशन एक्ट बन गया। द अप्रोप्रिएशन एक्ट अथोराइजेज एंड लीगलाइजेज पेमेंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो अप्रोप्रिएशन एक्ट आया इसलिए ना भाई कि हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना चाहती है सरकार कोई अपने काम के लिए, तो उसी के लिए अप्रोप्रिएशन एक्ट लाया जाता है। क्योंकि बिना कानून की स्वीकृति के आप पैसा निकाल नहीं सकते, ये संविधान में लिखा हुआ है। तो इसीलिए अप्रोप्रिएशन एक्ट लाता है और उसको लोकसभा से पास कराया जाता है ताकि पैसा निकाला जा सके। ठीक है, द गवर्नमेंट कैन नॉट विथड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंटिल द अप्रोप्रिएशन एक्ट इज इनेक्टेड। लिखा हुआ आ गया ना ये कि जब तक अप्रोप्रिएशन एक्ट इनेक्ट नहीं होगा, जब तक वो ढंग से पास नहीं होगा, राष्ट्रपति की साइन नहीं होगा, तब तक पैसा निकाल ही नहीं सकती सरकार। तब तक पैसा सरकार निकाल ही नहीं सकती, चाहे सरकार को जरूरत पड़े तो भी नहीं निकाल सकती। ठीक है, तो इसी वजह से जो है पहले क्या होता था, टाइम गैप इश्यू आता था। टाइम गैप इश्यू का मतलब क्या कि हमने देखा कि फरवरी के लास्ट डे
ऑफ फरवरी को बजट पेश किया जाता था, फिर उसको पेश होते होते बहुत टाइम लग जाता था। यहाँ पे नया साल चालू हो गया अप्रैल में पास नहीं हो, आगे तक जाके पास होता था। अब भाई आगे पास होगा अप्रोप्रिएशन एक्ट आगे पास होगा अप्रैल से भी आगे, तो जब तक अप्रोप्रिएशन एक्ट पास नहीं होगा तब तक आप पैसा निकाल नहीं सकते। और अप्रैल में नया साल चालू हो गया तो इस नए साल के लिए नया एक्ट चाहिए, एक्ट आपका पास हुआ नहीं है, तो भाई इतने टाइम तक जब तक वो पास नहीं हुआ तब तक पैसा कहाँ से आएगा। तो उसी के लिए क्या होता था कि भाई देखो ये लिखा हुआ है, इनेक्टमेंट ऑफ द अप्रोप्रिएशन एक्ट जनरली कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ अप्रैल, यानी अप्रैल एंड होने तक उसका अप्रोप्रिएशन एक्ट पास नहीं हो पाता था, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो जाता था। अब 1 अप्रैल से नया चालू हो गया साल, 1 अप्रैल से नया चालू हो गया साल, तो नए पैसे चाहिए। अब नए पैसे के लिए नया कानून पास होना चाहिए, कानून पास हुआ नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा। द गवर्नमेंट रिक्वायर्स फंड टू कैरी नॉर्मल एक्टिविटी आफ्टर 31 मार्च खत्म होते गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। भाई अपने काम तो चलाते होंगे गवर्नमेंट को, छोटे छोटे काम सारे होते रहते हैं, पैसे लगते रहते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएशन एक्ट के बिना पैसे आएंगे नहीं, तो फिर पैसे आएंगे कैसे। तो उसी के लिए एक चीज लाई गई, वो था वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या कि भैया 1 अप्रैल आ गई, आपका अप्रोप्रिएशन एक्ट अप्रैल के लास्ट तक पास हो रहा है, बीच के टाइम के लिए आपको पैसा चाहिए तो वो कहाँ से आएगा, तो उसके लिए वोट ऑफ अकाउंट नाम की एक नई चीज बनाई गई। टू मीट दिस रिक्वायरमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेस द लोकसभा टू ग्रांट मनी इन एडवांस। तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ऑथराइज किया है लोकसभा को कि भाई एडवांस में उसको कुछ पैसा दे दो, सारा बजट का पैसा मत दो, कुछ पैसा एडवांस में सरकार को दे दो ताकि वो अपने खर्चे वर्चे चला सके, ठीक है। दिस एडवांस ग्रांट इज फॉर ए पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर के पार्ट के लिए वो ग्रांट दी जाती है। इट इज पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट इनेक्टमेंट ऑफ द अप्रोप्रिएशन एक्ट, यानी मान लो डिमांड फॉर ग्रांट पे वोटिंग अभी चल रही है, अप्रोप्रिएशन एक्ट अभी तक नहीं आया है, तो आप एडवांस में कुछ पैसा सरकार को दे दो कि अपना खर्चा आप चलाओ, फिर जब ये अप्रोप्रिएशन एक्ट आ जाएगा तो आराम से पैसा उसमें से निकाल लेना, ठीक है। दिस प्रोविजन इज नोन एज वोट ऑन अकाउंट, इसको वोट ऑन अकाउंट बोला जाता है। तो एडवांस पैसा सरकार को जो देते हैं हम, क्योंकि अप्रोप्रिएशन एक्ट अभी तक पास नहीं हुआ है, तो बिना अप्रोप्रिएशन एक्ट के सरकार पैसा निकाल नहीं पाएगी, अपने खर्चे चला नहीं पाएगी, इसके लिए उनको एडवांस पैसा, थोड़ा सा एडवांस पैसा दे दिया कुछ दिनों के लिए, तो उसी को हम वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। वोट ऑन अकाउंट इज पास्ड आफ्टर द जनरल डिस्कशन ऑन द बजट। तो वोट ऑन अकाउंट कब पास होता है कि भाई साहब बजट को यहाँ पे पेश किया गया, उसके बाद में इस पे जनरल डिस्कशन हुआ, उसके बाद ही वोट ऑन अकाउंट पास हो सकता है, जनरल डिस्कशन से पहले आप पास नहीं करा सकते, ठीक है। और वोट ऑन अकाउंट के लिए यही बताया हुआ है कि कितना पैसा आपको उसमें मिलेगा, ठीक है। तो या तो आपको 2 महीने के खर्चे के बराबर पैसा मिल जाएगा, ठीक है, 2 महीने के खर्चे के बराबर, क्योंकि बजट आपने पेश किया है ना, बजट तो पेश हो ही चुका है ऑलरेडी, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ये पास नहीं हुआ वो, लेकिन लिखा हुआ तो सब कुछ है ना, तो उसके हिसाब से देखें कि 12 महीने का इतना खर्चा, तो 2 महीने का खर्चा इनको दे दो, ठीक है। या फिर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 1/6 ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, यानी टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जितना भी हमारा अनुमानित खर्चा होने वाला है पूरे साल में, उसका 1/6 हिस्सा हम आपको वोट ऑन अकाउंट में दे देंगे। इससे आप अपने 1 महीने काम चला लो, फिर अप्रोप्रिएशन एक्ट जब पास हो जाएगा फिर तो आपको पूरा पैसा मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ध्यान रखना 2 महीने का खर्चा या फिर 1/6 ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ये वोट ऑन अकाउंट में मिलता है। लेकिन आजकल वोट ऑन अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि पहले फरवरी के लास्ट में बजट पेश किया जाता था, आजकल फरवरी के पहले दिन में ही कर दिया जाता है, तो अप्रैल आने तक पूरा बजट वैसे ही पास हो जाता है, ठीक। अब बात करते हैं फाइनेंस बिल की। तो हमने देखा था अप्रोप्रिएशन बिल के बाद में फाइनेंस बिल आता है, अप्रोप्रिएशन बिल पास होकर अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है, फाइनेंस बिल पास होकर फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो फाइनेंस बिल का मतलब क्या होता है, क्यों लाया गया फाइनेंस बिल? तो ये रिसिप्ट से रिलेटेड होता है, मतलब सरकार के जो पास पैसे आएंगे ना, RECIPTS, सरकार में आमदनी जो होगी, है ना, कमाई जो होगी वो कहाँ से होगी, उसके बारे में सारा बताया जाता है फाइनेंस बिल में। द फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस्ड टू गिव इफेक्ट टू द फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, अगले वित्त वर्ष के लिए जो फाइनेंशियल प्रपोजल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसको अप्रूव करने के लिए फाइनेंस बिल लाया जाता है। इसमें अधिकतर क्या होता है, टैक्सेशन प्रपोजल होते हैं, जो टैक्स की रेट बढ़ती घटती रहती है ना, जो स्लैब बढ़ती घटती रहती है, 115BAC, ये जो हमारी जो सेक्शन है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों के लिए ही जो है फाइनेंस बिल जो है वो लाया जाता है, समझिए बात को। हाँ, अब आगे देखते हैं भाई साहब क्या है नेचर ऑफ द फाइनेंस बिल। नेचर ऑफ फाइनेंस बिल में क्या आता है? नेचर ऑफ फाइनेंस बिल, द फाइनेंस बिल इज सब्जेक्ट टू ऑल कंडीशन अप्लीकेबल टू मनी बिल, यानी फाइनेंस बिल में सारी की सारी वो कंडीशन होती है जो कि मनी बिल पे अप्लीकेबल होती है। मनी बिल में क्या क्या कंडीशन अप्लीकेबल होती है कि राज्यसभा एक तो उसको पास नहीं कर सकती, एक केवल लोकसभा पास करेगी, वोट फॉर डिमांड फॉर ग्रांट पे राज्यसभा कोई काम नहीं होता। तो फाइनेंस बिल पे भी सारी वही कंडीशन लगती है जो मनी बिल पे लगती है। हमने देखा भाई अप्रोप्रिएशन बिल में कभी भी अमेंडमेंट नहीं की जा सकती, या अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है, लेकिन फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट की जा सकती है, इसके लिए अलाउ है। तो अमेंडमेंट्स कैन बी मूव्ड इन फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट मूव की जा सकती है, अप्रोप्रिएशन बिल में कोई भी अमेंडमेंट मूव नहीं की जा सकती, ऊपर हम पढ़ के आ चुके। सच अमेंडमेंट्स में सीख अमेंडमेंट क्या कर सकती है, किसी टैक्स को कम करना हो तो उसके लिए अमेंडमेंट ला सकते हो, या फिर किसी टैक्स को एकदम खत्म करना हो, भाई ये टैक्स अच्छा ही नहीं लगा, इसकी शकल ही अच्छी नहीं लगी, इसको खत्म ही कर दो, तो वो ला सकते हो। हम ऊपर भी पढ़ के आए थे, कल की क्लास में पढ़ा था कि लोग जो पार्लियामेंट है वो किसी टैक्स को बढ़ा नहीं सकती, लेकिन वो उस टैक्स को कम या फिर खत्म कर सकती है, ये नियम है। तो आप फाइनेंस बिल में यही अमेंडमेंट ला सकते हो, या तो किसी टैक्स को आप रिडक्शन करना चाहते हो कि भाई 20% टैक्स इसको 10% कर दो, या फिर किसी टैक्स को खत्म ही करना चाहते हो कि भाई टैक्स अच्छा नहीं है इसको हटा दो। दिस पावर इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में ये पावर नहीं है, अप्रोप्रिएशन बिल में आप कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते, लेकिन फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट की जा सकती है। 2 टाइप की अमेंडमेंट की जा सकती है, किसी टैक्स को या तो कम कर सकते हो या फिर उसको खत्म कर सकते हो, ठीक है।
टाइम लिमिट फॉर इनेक्टमेंट। अब देखो इनेक्टमेंट का मतलब होता है लागू करना। अब ये जो बिल है ना, इनको लागू करने की एक टाइम लिमिट भी है कि कुछ लिमिटेड टाइम में आपको इसको लागू करना होगा। वो टाइम लिमिट क्या है भैया? 75 दिन के, है ना। क्या लिखा हुआ है इसमें? अंडर द प्रोविजन under the provisional collection of taxes act 1931, under the provisional collection of taxes act 1931, the finance bill must be enacted within 75 days। फाइनेंस बिल जो है वो पेश होने के 75 दिनों में, यानी कि 75 दिन के अंदर अंदर आपको फाइनेंस बिल को इनेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखना इसको, टाइम लिमिट को 75 दिन के अंदर अंदर फाइनेंस बिल को इनेक्ट करना पड़ता है, उसको लागू करना पड़ता है, उसको एक्ट बनाना पड़ता है पास करा के, ठीक है। इनेक्टमेंट रिक्वायर पासेज बाय द पार्लियामेंट, असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इनेक्ट कैसे होगा कि भाई आप फाइनेंस बिल लेके आओगे, फिर उसको लोकसभा में उस पर चर्चा होगी, फिर लोकसभा उसको पास करेगी, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा, फिर वो मानेगा फाइनेंस बिल। तो ये सारा काम हो जाना चाहिए 75 दिन में। ऐसी टाइम दी हुई है। किस एक्ट के हिसाब से ये टाइम दिया हुआ है? ये दिया हुआ है प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931, प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931। फिर जैसे ही फाइनेंस बिल पास हुआ तो वो बन गया फाइनेंस एक्ट। क्या बन गया भाई साहब? फाइनेंस एक्ट बन गया। कौन बन गया? फाइनेंस बिल। तो जब कोई चीज पास नहीं होती तब तक उसको बिल करते हैं, और जब पास हो जाती है तो उसको एक्ट करते हैं, ठीक है। Okay. After the enactment, the finance bill becomes the finance act. The finance act legalizes the income side of the budget। क्योंकि हमने देखा कि अप्रोप्रिएशन बिल तो आता है एक्सपेंडिचर के लिए, कितना खर्चा सरकार करेगी उसके लिए कितना पैसा चाहिए, वो पैसा निकलाने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल आता है। फाइनेंस बिल आता है कमाई के लिए, कि टैक्स कितना लगाएंगे उससे कितना पैसा आएगा, तो उसको लीगलाइज करता है फाइनेंस एक्ट। ओके, इट कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द बजट। जैसे ही फाइनेंस बिल पास होकर फाइनेंस एक्ट बन जाता है तो बजट की पूरी प्रोसेस जो फिर कंप्लीट हो जाती है। यानी हमने देखा बजट की प्रोसेस कितनी भारी लंबी चौड़ी प्रोसेस है। सबसे पहले बजट पेश करती है, कौन करती है? फाइनेंस मिनिस्टर बजट को पेश करती है, उसके पास उस पर जनरल डिस्कशन होता है, फिर डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के पास में जाता है, फिर कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है, फिर रिपोर्ट आती है लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास में। लोकसभा फिर डिमांड फॉर ग्रांट पे वोट करती है, डिमांड फॉर ग्रांट पास होती है। अगर हम जब तक पास नहीं होती तब तक उसको डिमांड बोलते हैं, जैसे पास हो गया उसको ग्रांट बोलते हैं। पास होने के बाद में अप्रोप्रिएशन बिल आता है, अप्रोप्रिएशन बिल पास होकर अप्रोप्रिएशन एक्ट बनता है, उसके बाद फाइनेंस बिल आता है, फाइनेंस बिल पास होकर फाइनेंस एक्ट बनता है, और जैसे ही फाइनेंस एक्ट पास हो जाता है उसके बाद में कांग्रेचुलेशन, आपका बजट जो है वो पूरी तरीके से लागू हो गया है, ठीक है। उसके बाद में कुछ और अलग अलग ग्रांट्स भी होती है और अलग अलग फंड भी होते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, टुच्चे पुच्चे उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखो अदर ग्रांट का मतलब क्या होता है? हमने डिमांड फॉर ग्रांट पढ़ी, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग ग्रांट्स है, उन पे वोट होता है, सब हाँ ना बोलते हैं, सारा माथाफड़ी सारी होती है, उसके बाद पास हो जाती है, सारा काम हो जाता है। उसके बाद कुछ अलग ग्रांट भी होती है जो कि पार्लियामेंट पेश कर सकती है। उसमें क्या लिखा हुआ भैया? अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर बजट पार्लियामेंट प्रोवाइड सर्टेन अदर ग्रांट्स, दीज ग्रांट्स आर मेड अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और स्पेशल सर्कमस्टांसेस। यानी कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई, जैसे कोई युद्ध हो गया या महामारी आ गई, तो उस केस में भी कुछ स्पेशल ग्रांट्स जो है सरकार लेके आ सकती है। और इसमें देखो पहली जो ग्रांट है उसका नाम है सप्लीमेंट्री ग्रांट। अब जो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है भाई? जैसे हम एग्जाम देते थे पहले, है ना, तो कई लड़कों को बोलते सुना होगा तुमने कि सर सप्लीमेंट्री, सर सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता था कि जो कॉपी उनको दी गई लिखने के लिए वो कम पड़ गई भाई साहब, और उनको नई कॉपी चाहिए तो वो सप्लीमेंट्री मांगते थे। कईयों को तो भाई साहब ये कंपटीशन होता था कि कौन सबसे ज्यादा सप्लीमेंट्री लेगा, वो विजेता घोषित होता था उस कंपटीशन में, ठीक है। तो यहाँ सप्लीमेंट्री का मतलब भी वही है कि पहले किसी ग्रांट के लिए आपको पैसा मिला था पिछले बजट में, अब के बजट की बात नहीं हो रही, पिछले बजट में किसी ग्रांट के लिए कोई पैसा आपने मांगा था, मान लो आपने 10,000 करोड़ रुपए मांगा था, लेकिन अब ये कम पड़ गया, आपको लग रहा है कि यार खर्चा तो 12,000 करोड़ का हो जाएगा, यानी 2,000 करोड़ की मुझे एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी, तो वो एक्स्ट्रा पैसा प्राप्त करने के लिए आपको फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट लानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको सप्लीमेंट्री कॉपी से आप ध्यान रख सकते हो। इट इज ग्रांटेड व्हेन द अमाउंट अथॉराइज्ड बाय द पार्लियामेंट फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस इज फाउंड टू बी इनसफिशिएंट। अगर पार्लियामेंट ने किसी पर्टिकुलर चीज के लिए जो पैसा आपको अलाउ किया था वो आपको लगता है कि कम पड़ेगा, तो आप क्या मांग सकते हो? सप्लीमेंट्री ग्रांट मांग सकते हो। इट रिलेट्स टू द करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होती है क्या? सप्लीमेंट्री ग्रांट। करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होती है क्या? सप्लीमेंट्री ग्रांट। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी चल रहा है उसी से रिलेटेड होती है। आगे वाले का तो हम बजट पेश कर रही हैं, पिछले वाले में कम पड़ गए उसका भी आप मांग सकते हो ग्रांट से कि भाई ये पैसा हमको और दे दो, पिछले हमने कुछ खर्चे करने थे उसके लिए हमने पिछले बजट में कुछ पैसा मांगा था वो कम पड़ गया तो अब हमको और दे दो। इट सप्लीमेंट्स द अमाउंट ऑलरेडी ग्रांटेड थ्रू अप्रोप्रिएशन एक्ट। यानी कि ऑलरेडी जो अमाउंट ग्रांट हो चुकी है अप्रोप्रिएशन पिछले अप्रोप्रिएशन एक्ट से उसको और ज्यादा बढ़ा दो, इसके लिए आप सप्लीमेंट्री ग्रांट इस बजट में मांग सकते हो। उसके अलावा एक होती है एडिशनल ग्रांट। एडिशनल का मतलब होता है भाई एक्स्ट्रा, एडिशनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। सप्लीमेंट्री तो वो है कि जो खर्चा हमको पता था, खर्चा तो हमको पता था, जैसे मान लो हमको अस्पतालों के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए हमको 10,000 करोड़ रुपए चाहिए थे, लेकिन बिल्डिंग बन गई ज्यादा और फिर जरूरत पड़ गई 12,000 करोड़ की, तो हम सप्लीमेंट्री ग्रांट 2,000 करोड़ की और मांग लेंगे और फिर 2,000 करोड़ भी उसमें जोड़ देंगे। लेकिन जो एडिशनल ग्रांट होती है वो ऐसे खर्चे के लिए होती है जिस खर्चे के बारे में हमको नहीं पता था, लेकिन वो खर्चा आ गया अचानक से, तो भाई उसके बारे में तो हमको पता नहीं था, तो इसका मतलब हमने उसकी डिमांड फॉर ग्रांट भी नहीं की थी, है ना। पिछले बजट में हमने उसकी डिमांड फॉर ग्रांट भी नहीं की थी और उसके लिए कोई ग्रांट अलाउ भी नहीं हुई थी, अप्रोप्रिएशन एक्ट में भी उसका नाम नहीं था, लेकिन खर्चा तो आ गया, तो अब क्या करें? तो उसके लिए आप एडिशनल ग्रांट ले लो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इट इज ग्रांटेड व्हेन अ नीड अराइजेस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। यानी करंट फाइनेंशियल ईयर के दौरान ही कोई नई आवश्यकता आपको पड़ जाती है कि भाई इसके लिए पैसा मेरे को चाहिए, तो फिर उसके लिए आप एडिशनल ग्रांट मांग सकते हो। इट रिलेट्स टू एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑन अ न्यू सर्विस। ध्यान देना,
एडिशनल ग्रांट हमेशा किसी न्यू सर्विस के लिए होगा जो कि आपने सोची नहीं थी लेकिन वो आ गई, तो उसके लिए आप पैसा मांग सकते हो। सच ए सर्विस वाज नॉट कंटेम्पलेटेड इन द बजट फॉर दैट ईयर, यानी उस साल का जो बजट आपने पेश किया था उसमें आपके दिमाग में नहीं आता कि ये खर्चा भी हमको करना पड़ सकता है, लेकिन करना पड़ गया। जैसे मान लो अचानक से कोरोना आ गया, तो कोरोना अचानक से आने से आपको ऑक्सीजन के प्लांट आपको खड़े करने पड़ गए, ठीक है, उसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था, कोरोना आएगा नहीं आएगा पता थोड़ी था, लेकिन उस टाइम पे तो बजट में आपने उसके बारे में कोई भी ग्रांट पास नहीं करवाई, लेकिन बाद में खर्चा आपको करना पड़ गया, तो उसके लिए आप फिर एडिशनल ग्रांट पास करवा सकते हो पार्लियामेंट से, ठीक है। चौथी है एक्सेस ग्रांट। एक्सेस ग्रांट का मतलब क्या होता है कि भाई जब 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 किसी सर्विस पे आप जो अमाउंट खर्च कर रहे हो वो एक्सीड कर जाता है ग्रांटेड इन बजट, ठीक है। जब आप किसी सर्विस पे अमाउंट खर्च करे वो एक्सीड कर जाता है जो बजट में दिया गया उससे। अब आप बोलोगे कि भाई साहब आपने अभी सप्लीमेंट्री ग्रांट बताई थी, उसमें भी आपने ये बताया था कि अमाउंट जो है वो एक्सीड कर जाता है, ठीक है, और उसके बारे में सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है, तो फिर ये एक्सेस ग्रांट भी सेम बात ही बोली, तो इन दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क देखो ऐसा है कि इट रिलेट्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। It is voted by the Lok Sabha after the financial year. Before voting, the excess expenditure must be approved by the Public Account Committee of the Parliament. तो देखो सप्लीमेंट्री ग्रांट और एक्सेस ग्रांट में फर्क ये है, सप्लीमेंट्री ग्रांट तो कब होती है जब आपको लगे कि भाई खर्चा ज्यादा होगा, 12,000 करोड़ रुपए चाहिए, जब काम नहीं चलेगा 10,000 करोड़ में, खर्चा आपने किया नहीं अभी तक लेकिन आपको लग रहा है कि अब 12,000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, तो आप पहले से उसका अप्रूवल ले लेते हो फिर खर्चा करते हो। एक्सेस ग्रांट कब आती है? जब आप खर्चा कर चुके हो ऑलरेडी और उसके बाद उसका अप्रूवल ले रहे हो कि साहब बोला तो था हमने 10,000 करोड़ में हो जाएगा, लेकिन हम तो ऑलरेडी 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, तो आप एक काम करो अभी 2,000 करोड़ रुपए आप अप्रूव कर दो, क्योंकि अप्रूव तो करवाना ही पड़ेगा, खर्चा आपने ऑलरेडी एक्स्ट्रा कर दिया, फिर उसको करने के बाद अप्रूव करा रहे हो, उसको बोलते हैं एक्सेस ग्रांट, ठीक है। अगली चीज है वोट ऑफ क्रेडिट। वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है भाई साहब? एक ब्लैंक चेक होता है। आपने फिल्मों में देखा था क्या कि हीरो 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 जो है विलन के बाप के पास जाता है, विलन का बाप उसको चेक काट के देता है, बोले ले ब्लैंक चेक है तेरे मुंह पे फोड़ रहा हूँ, मेरी लड़की को छोड़ दे, है ना। तो उसी तरीके से वोट ऑफ क्रेडिट होता है कि कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, क्योंकि ऐसे काम इमरजेंसी में किए जाते हैं ना, इमरजेंसी आ जाती है तो सरकार को पता ही नहीं है कि भाई अब खर्चा कितना होने वाला है। जैसे कोरोना में पता नहीं था सरकार को कितना खर्चा होगा, कितने लोग मर जाएंगे, कितने अस्पतालों में कितना पैसा लगाना पड़ेगा, कितनी ऑक्सीजन मंगानी पड़ेगी, ये वो। तो उस टाइम पे वो लोकसभा को बोलते हैं कि भाई देखो हम आपको भी बता नहीं सकते, क्योंकि डिमांड फॉर ग्रांट के लिए आपको सब कुछ एकदम स्पष्ट बताना पड़ता है, कितना रुपया आपको चाहिए उतना पास होगा। लेकिन जब आपको खुद ही नहीं पता कि मुझे कितना पैसा चाहिए, तो आप कैसे बताओगे लोकसभा को कि कितना पैसा मुझे चाहिए? और लोकसभा के बिना अनुमति के आप पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो उसी के लिए एक चीज बनाएगी वोट ऑफ क्रेडिट। ये एक तरीका का ब्लैंक चेक होता है। वोट ऑफ क्रेडिट को अगर लोकसभा मंजूर कर देती है तो फिर आप उसमें कितना भी खर्चा कर सकते हो। ब्लैंक चेक है वो, एक तरीके से लोकसभा ने आपको अनुमति दे दी कि आपको जितनी जरूरत पड़े आप उतना खर्चा इससे कर लेना, ठीक है। इट इज ग्रांटेड टू मीट द अनएक्सपेक्टेड डिमांड ऑन द रिसोर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के जो रिसोर्स है उस पर कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड है जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था, ऐसी कोई आवश्यकता पड़ गई, तो उसके लिए ये वोट ऑफ क्रेडिट दी जाती है। इट इज यूज्ड व्हेन द नेचर और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी स्पेसिफाइड इन डिटेल। जब किसी खर्चे का नेचर यानी वो कैसा खर्चा और मैग्नीट्यूड यानी कितना खर्चा होगा वो बताया नहीं जा सकता, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तब वोट ऑफ क्रेडिट जो है वो दी जाती है। वोट ऑन अकाउंट अलग होता है भाई साहब, ध्यान रखना, वोट ऑन अकाउंट अलग चीज होती है। वोट ऑन अकाउंट तो हमने देखा था वो एडवांस पैसा है कि अप्रोप्रिएशन एक्ट जो है वो पास नहीं हुआ अभी तक, इसलिए पहले तुमको कुछ एडवांस दे दिया, 1/6 और 2 महीने का एक्सपेंडिचर याद ना, ये दे दिया, उसको वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। लेकिन वोट ऑफ क्रेडिट क्या होती है? ये ब्लैंक चेक होता है। ये उसके लिए दिया जाता है कि कब कोई खर्चा ऐसा है जो हो तो होगा लेकिन तुमको ये नहीं पता कितना होगा, भाई कितना भी हो सकता है, तो उसके लिए वोट ऑफ क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एक्सेप्शनल ग्रांट। एक्सेप्शनल का मतलब, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। क्या होता है? अपवाद। कोई ऐसी ग्रांट जो एक्सेप्शनल है भाई साहब, एक्सेप्शनल है, जो कि किसी स्पेशल पर्पज के लिए दी जाती है, ये किसी भी करंट सर्विस का, फाइनेंशियल ईयर की करंट सर्विस का पार्ट नहीं होती है, ठीक है। तो एक्सेप्शनल ग्रांट के बारे में दो ही चीज ध्यान रखना, स्पेशल पर्पज के लिए दी जाती है और करंट फाइनेंशियल ईयर के किसी भी सर्विस का पार्ट नहीं होती, करंट सर्विस का पार्ट नहीं होती किसी भी फाइनेंशियल ईयर के, ठीक है। अगली बात करते हैं टोकन ग्रांट। फिर से आ गया टोकन ग्रांट। हमने एक टोकन कट मोशन भी देखा था, एक टोकन ग्रांट भी आ गया। टोकन जहां पे भी आता है तो आपको पता है कि भाई पैसा बहुत कम इधर से उधर होता है, टोकन सिर्फ बताने के लिए होता है, कोई काम कुछ और करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए ग्रांट कुछ और मांग रहे हैं। तो टोकन ग्रांट में क्या होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल सरकार ने जो है स्कूल बनाने के लिए ₹50,000 करोड़ का बजट जो है ग्रांट में मंजूर करवाया था, ग्रांट मंजूर कराई थी 50,000 करोड़ की। लेकिन फिर सरकार को लगा कि यार स्कूलों में तो जरूरत है ही नहीं, स्कूल में तो 30,000 करोड़ में काम हो गया, 20,000 करोड़ तो एक्स्ट्रा पड़े अपने पास। लेकिन क्योंकि ये ग्रांट जो थी, ये तो नाम तो स्कूल के नाम से इश्यू हुई थी, तो स्कूल का बिल्डिंग ही बनना चाहिए इससे, लेकिन बिल्डिंग तो हमें बनानी नहीं है। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं अस्पताल बना लें थोड़े बहुत, लेकिन पैसा तो ये स्कूल के नाम से पड़ा हुआ है 50,000 करोड़ का, 30,000 करोड़ तो खर्चा हो गया, 20,000 करोड़ अभी पड़ा हुआ है, तो फिर इसका क्या करें? इसको अस्पताल में कैसे लेके जाएं? तो उसके लिए टोकन ग्रांट जो है वो पास करवाई जाएगी। इसमें क्या किया जाता है? इसमें बोला जाता है कि भाई जो किसी एक सर्विस का आपने बजट ऑलरेडी पास किया हुआ है, उसमें पैसा बच रहा है तो उसको आप दूसरी सर्विस में लेके जा सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो पैसे को, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे नया पैसा हम मंजूर नहीं करवा रहे हैं, पैसा तो ऑलरेडी मंजूर हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो अस्पताल में ना बने, अस्पताल में खर्च ना हो, बल्कि वो स्कूलों में खर्च हो जाए। तो इसके लिए आपको पैसा मंजूर नहीं करवाना है, आपको सिर्फ उसको चेंज करवाना है। तो ये टोकन सम जो है ना, टोकन ग्रांट टोकन सम के लिए पास करवाई जाती है ₹1 से, है ना, ₹1 से पास करवाई जाती है कि भाई टोकन ग्रांट हम ₹1 से पास कर रहे हैं और उसमें लिखा रहता है कि अस्पताल के 20,000 करोड़ को हम स्कूलों में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है।
तो जब हम टोकन कट मोशन देखा था वो भी ऐसे देखा था, वो 100 रुपये से पास होता है कि 100 रुपये काट रहे हैं भैया तुम्हारे, तो वो सिर्फ ये पैसे तो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, उसका उद्देश्य कुछ अलग होता है। टोकन जो कट मोशन था उसका भी उद्देश्य क्या होता है, कोई मतभेद है वो आपको दिखाना है, मेन उद्देश्य वो है। और टोकन ग्रांट का मतलब ये है कि एक सर्विस से दूसरी सर्विस में आपको पैसा ट्रांसफर करना है, नया पैसा मंजूर नहीं करवाना है। पैसा तो ऑलरेडी मंजूर हुआ है 50,000 करोड़, लेकिन इसको आप अस्पताल में स्कूल में खर्च नहीं करना चाहते, उससे अस्पताल बनाना चाहते हो 20,000 के, तो फिर वो आप उसके लिए टोकन ग्रांट जो है वो अप्रूव करा सकते हो। वंस अप्रूव्ड फंड्स आर मेड अवेलेबल, जैसे टोकन ग्रांट अप्रूव होती है तो फंड्स उस नई सर्विस के लिए आपको जो है मिल जाता है, ठीक है। रीअप्रोप्रिएशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन हेड टू अनदर। रीअप्रोप्रिएशन का मतलब कि दोबारा किसी दूसरी जगह पे हम पैसा लेके जा रहे हैं, वहां पे खर्च कर रहे हैं, तो एक हेड से दूसरे हेड में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और रीअप्रोप्रिएशन डज नॉट इन्वॉल्व एडिशनल एक्सपेंडिचर, यानी इस रीअप्रोप्रिएशन में एडिशनल एक्सपेंडिचर कुछ नहीं होगा। ऑलरेडी आपने 50,000 करोड़ की ग्रांट मंजूर कराई हुई थी, 30,000 करोड़ आप खर्च कर चुके थे, उसमें आपके पास 20,000 करोड़ बचे हुए थे, इसी बचे हुए 20,000 करोड़ को आप लेके जा रहे हो अब किसमें, स्कूल में लेके जा रहे हो, तो उसके लिए कोई भी नया एडिशनल एक्सपेंडिचर आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि एडिशनल एक्सपेंडिचर के लिए हमने देखा था अलग अलग ग्रांट होती है, जैसे सप्लीमेंट्री ग्रांट हो गई, एक्सेस ग्रांट हो गई, है ना, और एडिशनल ग्रांट हो गई। लेकिन यहाँ पे कोई भी एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, सिर्फ जो पैसा बच गया उसी को ट्रांसफर हम दूसरे हेड में कर रहे हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ प्रोसीजर फॉर अदर ग्रांट्स, अन्य कोई ग्रांट है उनके लिए प्रोसीजर क्या होगा, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट, एक्सेस ग्रांट, एक्सेप्शनल ग्रांट, वोट ऑफ क्रेडिट फॉलोज द सेम प्रोसीजर अप्लीकेबल टू रेगुलर बजट। यानी ये वाली जो हमने जो ग्रांट पढ़ी अभी ऊपर, इनमें भी सेम प्रोसीजर लगेगा जो बाकी ग्रांट्स पे लगता है, बस इतना बताया गया इसमें, ठीक है। अब लिख रहे हैं फंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, फंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 3 काइंड ऑफ फंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ फंड होते हैं, फंड का मतलब जिसमें पैसा रखा जाता है, तो वो 3 प्रकार के फंड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं बताओ, एक तो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और एक होता है इमरजेंसी फंड होता है सरकार का, ठीक है। उनके लिए बात करते हैं हम। तो पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 266 में लिखा हुआ है, इसके बारे में ध्यान रखना। पब्लिक अकाउंट और कंसोल्ड CFI और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये दोनों आर्टिकल नंबर 266 में इनका मेंशन किया हुआ है, दोनों के लिए सेम आर्टिकल 266। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है इसके बारे में, ऑल गवर्नमेंट रिसिप्ट आर क्रेडिटेड टू दिस फंड, सारी की सारी सरकार की जो प्राप्तियां होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्रेडिट की जाती है, ठीक है। ऑल गवर्नमेंट पेमेंट्स आर डेबिटेड फ्रॉम दिस फंड, जितने भी पैसे आएंगे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाले जाएंगे, जितने भी खर्चे होंगे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही किए जाएंगे। इसमें क्या क्या शामिल होता है, ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी कमाई होगी वो सारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगी। ऑल लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जितने भी लोन लेगी, ब्याज पे लोन लेगी, उधार लेगी, वो सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसे जाएंगे। ऑल मनी रिसीव्ड इन रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी कि गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया, एक तो होती है गवर्नमेंट खुद लोन ले, एक गवर्नमेंट लोन देती भी है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट लोन को वापस करेगी, तो वापस करेगी, जो वापस पैसे आएंगे वो भी कहाँ में जाएंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएंगे। ऑल लीगली अथोराइज पेमेंट्स आर मेड फ्रॉम दिस फंड, यानी जितने भी पेमेंट है जो कि लीगली अथोराइज्ड है, जिनको पार्लियामेंट ने अथोराइज किया है, वो सारे के सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाते हैं। और लीगली अथोराइज किससे होते हैं, अप्रोप्रिएशन एक्ट से, ये हमने पढ़ के लिया, अभी ऊपर पढ़ के आए अपन। नो मनी कैन बी विथड्रॉन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद पार्लियामेंट्री लॉ, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए आपको पार्लियामेंट का एक कानून बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल ही नहीं सकते। और इसके लिए कौन सा कानून बनता है, अप्रोप्रिएशन एक्ट, ये पढ़ के आ चुके हैं हम ऑलरेडी। अब बात करते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की। देखो दो होता है, एक तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, जिसमें भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद की जो कमाई होती है ना वो होती है, ठीक है। और इसमें तो आपको पैसा निकालने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है, बिना कानून के आप पैसा नहीं निकाल सकते। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो होता है ना, इसमें पैसा तो गवर्नमेंट के पास में आता है, पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, लेकिन ये पैसा खुद सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होता है, ये किन्हीं और लोगों का पैसा होता है, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट फिड्यूसरी कैपेसिटी में काम करती है, यानी वो एक ट्रस्ट के रूप में काम करती है, यानी वो किसी और का पैसा उसने रखा हुआ है, वापस देना पड़ेगा उसको, ये गवर्नमेंट का खुद का पैसा नहीं है। तो वो पब्लिक अकाउंट भी किसमें आता है, आर्टिकल 266 में आता है। इट इंक्लूड्स पब्लिक मनी अदर देन दोज क्रेडिटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो पब्लिक अकाउंट में वो मनी आती है जो कि पब्लिक से रिलेटेड है, और वो मनी जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाने वाली है वो पब्लिक अकाउंट में आती है, ठीक है। तो कौन कौन सी आती है, इसमें प्रोविडेंट फंड, जो जैसे सरकार है, सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, उनके पैसे कटते हैं पीएफ के, तो वो पीएफ के पैसे कटते हैं, वो सरकार खुद के थोड़ी है भाई, सरकार उनको थोड़ी काम में ले सकती है, देने पड़ेंगे ना, पीएफ के जो पैसे काटोगे जब वो कर्मचारी रिटायर होगा उसको वापस देने पड़ेंगे, तो वो पीएफ का सारा पैसा किस में आता है, पब्लिक अकाउंट में आता है। जुडिशियल डिपॉजिट, यानी कि कोई मान लो केस चल रहा था, उसमें सरकार ने बोला, जज ने बोला कि भाई इतने पैसे इसको पैसे पेमेंट करना है कंपनसेशन का, तो वो कंपनसेशन के पैसे भी किस में जाएंगे, पब्लिक अकाउंट में जाएंगे। सेविंग बैंक डिपॉजिट, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक नहीं चलते, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस में लोग खाते खुला के रखते हैं, अपने पैसे बचा के रखते हैं, तो वो पैसे उन लोगों के हैं, उनको वापस देने, लेकिन सरकार के पास जब तक पड़े, पोस्ट ऑफिस के पास जब तक पड़े, तो वो पब्लिक अकाउंट में पड़े रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा डिपार्टमेंटल डिपॉजिट इसमें पड़ रहती है, ठीक है। और रेमिटेंसेज, यानी कि पैसे जो भेजते हैं हम, वो इसमें पड़ रहते हैं। अब ये सारे पैसे ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं सरकार को पेमेंट करना है, ये सरकार के खुद के है नहीं, ठीक है, सरकार के खुद के पैसे ये है नहीं।
अब अगर इन पैसों को हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल देते तो हमको पता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में बिना पार्लियामेंट के कानून के पैसे आप निकाल नहीं सकते। यानी अगर ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ पैसे चल जाते तो इसके लिए फिर कानून बनाना पड़ता है इनको निकालने के लिए, यानी जिनके पैसे उनको देने के लिए कानून बनाना पड़ता, और कानून अगर पास नहीं होता तो भाई उनके पैसे तो अटक जाते। तो इसलिए उनको लगा गया पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, इसमें पैसे निकालने के लिए कानून की आवश्यकता नहीं होती। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए कोई भी अप्रोप्रिएशन एक्ट की आवश्यकता नहीं होती, इससे आप नॉर्मल पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, पेमेंट्स फ्रॉम दिस अकाउंट आर मेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, यानी यहाँ पे पैसा आप जो पेमेंट करोगे वो एग्जीक्यूटिव एक्शन से करोगे। इसमें पार्लियामेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसमें कानून की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो सेक्रेटरी वेक्रेटरी वो खुद ही अपने साइन से पेमेंट करवा सकते हैं। पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन इज नॉट रिक्वायर्ड। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से पार्लियामेंट का कोई संबंध नहीं होता, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से चलती है, क्योंकि ये पैसा जो है वो सरकार का खुद का नहीं होता, किसी और का पैसा होता है जो सरकार ने रखा हुआ है टेम्परेली कुछ दिनों के लिए, पेमेंट सरकार को वापस उनको करना है, इसलिए इसको पब्लिक अकाउंट में रखा है। इसमें एग्जीक्यूटिव एक्शन चलता है, पार्लियामेंट्री लॉ की कोई भी जरूरत इसमें नहीं होती पैसा निकालने के लिए। ठीक है, और इसके जो ट्रांजेक्शन मेनली कौन से होते हैं, बैंकिंग नेचर के होते हैं, यानी कि प्रोविडेंट फंड हो गया, सेविंग बैंक डिपॉजिट हो गई। ठीक है, इस तरीके की चीजें होती है। अब बात करते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की, यानी भारत की आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, हमने देखा कि भाई बजट आता है, फिर बजट पास होता है, बहुत टाइम लगता है, सारा सिस्टम होता है, वोटिंग होती है, कई चीजें होती हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज हो कि अचानक से कोई खर्चा आ जाए, भारत पे कोई आपत्ति आ जाए, कोई महामारी आ गई, कोई युद्ध हो गया, अचानक पैसा चाहिए भाई साहब, जो पैसा पास नहीं करवाया पार्लियामेंट से, अचानक चाहिए। अब क्या करें बताओ, कहां से लाए अचानक से पैसा? तो उसके लिए कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बनाया हुआ है। इस फंड में पैसा रखा हुआ रहता है पहले से। ठीक है, इसको पास करवाया जाता है हर साल, और पास करवा के रख दिया जाता है इसमें पैसा। आजकल 30,000 करोड़ रुपए रखे जाते हैं इसमें, पहले 500 करोड़ ही रखे जाते थे। आजकल कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की लिमिट कितनी है, 30,000 करोड़ रुपए। ठीक है, ये पैसा पड़ा रहेगा इसमें। इस पैसे को काम में कब लेंगे, जब कोई इमरजेंसी आती है, जब भारत में कोई इमरजेंसी आएगी तब इस पैसे को काम में लेंगे। ये पैसा किसके हाथ में रहता है, ये जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है ना, ये पढ़ना है तो पार्लियामेंट के हाथ में रहता है, ना ही एग्जीक्यूटिव के, ये राष्ट्रपति के यानी कि प्रेसिडेंट के हाथ में रहता है। प्रेसिडेंट के पास इसका सारा का सारा कंट्रोल रहता है। तो ये इसका आर्टिकल भी 267 है। हमने देखा कि इन दोनों का आर्टिकल तो कौन सा था, 266। सीएफआई का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का या फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का, इन दोनों का आर्टिकल 266 था। लेकिन जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसको भी सीएफआई बोलते हैं, लेकिन ये कंटिजेंसी फंड है, इसका आर्टिकल है 267। पार्लियामेंट इज अथोराइज टू एस्टेब्लिश दिस फंड, इस फंड को एस्टेब्लिश करती है पार्लियामेंट। द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 क्रिएटेड दिस फंड। तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950, ये इस कानून से ये फंड बना हुआ है हमारे पास में। इट इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के कंट्रोल में ये सारा रहता है। जब भी कोई इमरजेंसी में कोई जरूरत हो जाए खर्चा करने की, तो प्रेसिडेंट यहां से पैसा इश्यू कर सकता है। एडवांसेस कैन बी मेड टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं था हमने सपने में भी, उन खर्चों के लिए पैसा चाहिए तो इस फंड से आप दे सकते हो। ठीक है, सच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड पेंडिंग पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन, यानी कि देखो और जगह तो क्या होता है, पहले पार्लियामेंट आपको ऑथराइजेशन देगी, पहले पार्लियामेंट आपको स्वीकृति देगी किसी खर्चे को करने की, फिर आप वो खर्चा करोगे, है ना। लेकिन यहां पे काम होता है उल्टा, कंटिजेंसी फंड में उल्टा काम होता है, पहले खर्चा होगा फिर आप पार्लियामेंट से स्वीकृति लेते रहना। ठीक है, यहां पे उल्टा सिस्टम चलता है। ओके, द फंड इज हेल्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो देखो होता तो प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता, तो ये कंटिजेंसी फंड जो है वो प्रेसिडेंट के कंट्रोल में, लेकिन प्रेसिडेंट हर चीज को खुद नहीं करता ना, उसके पास तो कर्मचारी है, नौकर चाकर बहुत सारे हैं। तो इसमें जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, इसमें कंट्रोल करने के लिए कौन सा नौकर है प्रेसिडेंट का, वो है फाइनेंस सेक्रेटरी, वो इसको संभालता है। ठीक है, देन रोज का इसका जो है कार्यक्रम कौन देखता है, फाइनेंस सेक्रेटरी देखता है। ठीक है, हेल्ड यानी कि रखा जाता है उसके द्वारा। कंट्रोल तो इसके पास किसका होता है भाई साहब, कंट्रोल तो सारा का सारा होता है प्रेसिडेंट का ही कंटिजेंसी फंड पे, लेकिन उसको संभालता कौन है, फाइनेंस सेक्रेटरी। इट इज ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन सिमिलर टू पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया भी एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही ऑपरेट किया जाता है, यानी यहाँ पे भी पार्लियामेंट की डायरेक्ट अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती जब खर्चा कर रहे हो तब, लेकिन खर्चा करने के बाद पार्लियामेंट की स्वीकृति आपको लेनी होती है। पब्लिक अकाउंट में तो वो भी नहीं लेनी पड़ती, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में तो आपको पार्लियामेंट की स्वीकृति की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, आप खर्चा कर दो, क्योंकि वो खर्चा मतलब ये पब्लिक अकाउंट में भाई चीज अलग है ना, ये पैसा तो सरकार का है ही नहीं, ये तो किसी और का पैसा है, सरकार को तो वापस देना है, तो इसमें सरकार को नियम ही लगेगा, पार्लियामेंट को नियम ही लगेगा। लेकिन ये जो है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का पैसा, ये तो सरकार का खुद का पैसा भाई, सरकार का खुद का पैसा है, इसको आप खर्च तो पहले कर दो, लेकिन फिर उसके बाद पार्लियामेंट से आप इसकी अनुमति ले सकते हो। तो इसी के साथ देखो भैया, बजट अपना बहुत भारी भरकम था, टॉपिक पूरा कर दिया खत्म। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और उसके अलावा हाई फाइव करते रहना। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।